आप सभी का स्वागत है दी सिविल पॉइंट पे। आशा करता हूँ सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और जो पहला क्लास आपको दिया गया हाइड्रोलॉजी का आप सभी ने पढ़ा उसे, इसलिए एक दिन का हम समय दिया आपको ताकि आप अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, चीज़ों को अपडेट करके रखो। ठीक है, अब चलिए चालू करते हैं नया टॉपिक, एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन या फिर लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। ठीक है, चलो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हाइड्रोलॉजी के अंदर जो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा ना, ये रहेगा कि कम से कम समय में हम मैक्सिमम आउटपुट दे पाए एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, आपके पास भी उतना समय नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, तो कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, ये हमारी ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक हमको कवर करनी है, इन जनरल अगर एक बार मैं आपको बता दूं तो जो पहला वाला हमने पढ़ा था वो, ये जो हम पढ़ेंगे अभी एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, इसमें सारे कंसेप्ट को अभी देखते चलेंगे डिटेल में ईच बाय ईच करके। ये फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है हाइड्रोग्राफ्स, जिसमें हम यूनिट हाइड्रोग्राफ वगैरह को देखेंगे, है ना, हाइड्रोग्राफ की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हाइड्रोग्राफ्स के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और होता है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, जिसमें हम एक्वीफर, एक्वीग्लूड, वेल, डिप्यूट्स थ्योरी, थीम्स थ्योरी, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। समझ गए? तो वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारा जो मैंने चैप्टर आपको बताया, दिस ऑल चैप्टर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं 4 चैप्टर को बहुत डिटेल मैनर में कवर करेंगे एंड इसके अतिरिक्त जो टॉपिक्स हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जामिनेशन में उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जो एग्जामिनेशन आप देने वाले हो, है ना, चाहे वो स्टेट ए का दें या फिर आप इस मतलब सब इंजीनियर एग्जामिनेशन को दें, व्यापम एग्जामिनेशन को दें, मतलब या स्टेट जेई का एग्जामिनेशन दें, कोई भी एग्जामिनेशन दें, आपको अदर टॉपिक्स को और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट इसमें आपको कवर करके देंगे। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक को समझते हैं, एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। ये टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, ये मान लो इस तरह का कोई ज़मीन है, ऐसा, ये क्या है, ज़मीन है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह का सॉयल है, ग्राउंड है कोई, यहाँ पे ट्रीज भी हैं, स्ट्रक्चर भी है, मतलब नेचुरल जो अपने अगल बगल आप देखते हो। तो मान लीजिए इस एरिया पे प्रेसिपिटेशन हुई, बरसात हुई, पूरे एरिया पे हुई, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रेसिपिटेशन को? इस प्रेसिपिटेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई पी। मान लीजिए पूरे एरिया में बरसात हुई। अब देखिए, सबसे पहले सोचो, आसमान से जब पानी रीच करेगा सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा? जो बहुत ऊंचे ऊंचे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जैसे ट्रीज है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के छतों के ऊपर पानी आपका जमा होगा, है ना। ओके, उसी तरह से ट्री जो है, इसके ये पहले भीगेंगी, इसके सरफेस पहले वेट होंगे, इस पर भी तो बरसात हो रही है। एट द सेम टाइम ट्रीज के ऊपर भी बरसात हो रही है ना। तो ट्री कुछ पानी को रोक लेंगे, ट्री क्या करेंगे, कुछ पानी को रोक लेंगे। रोक लेंगे कहने का मतलब है किस चीज में यूज कर लेगा? अपने शरीर को भिगाने में, पूरा पौधे को भिगाने में। फिर देखिए, पत्ते जो होते हैं ना, कुछ इस तरह से पत्ते जो होते हैं, ठीक है, पत्तों के ऊपर कुछ पानी जमा हो जाएगा, है ना। फिर धीरे धीरे वो पानी जो है, वो पानी क्या होगा, कुछ पानी पत्तों के द्वारा नीचे सीधा गिरेगा, और ये जो स्टेम है, ये जो ट्री का ये मेन चीज है, इसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो और कुछ पानी क्या होगा, स्टेम के थ्रू से फ्लो करता हुआ नीचे रीच करेगा। तो यहाँ पे जो ट्री में ये जो प्रोसेस हो रही है, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन। इसको कहा जाता है इंटरसेप्शन। नॉट ओनली इन ट्री, किसी भी स्ट्रक्चर में, ट्री में, है ना, जो पानी रुक जाती है बरसात की, वो पहली पानी जो रुक गई, जो उसने यूज कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट करना मतलब रोक देना, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेप्शन। ठीक है, ये ट्री में ऐसा, ट्री ने कुछ पानी को रोक लिया। अब ये इंटरसेप्शन मान लो टोटल जितना भी अमाउंट ऑफ, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इंटरसेप्ट कर गया इस प्रेसिपिटेशन का। अब इंटरसेप्शन जितना भी हुआ, अब उसका कुछ पानी देखिए यहाँ से, मतलब पेड़ से डायरेक्ट नीचे बूंद बूंद करके जमीन पे गिर जाएगी। इसको हम कहते हैं थ्रोफॉल। थ्रो, THROUGH, थ्रोफॉल लिख देता हूं अच्छे से। ठीक है, मतलब जो पेड़ से डायरेक्ट जमीन पे गिर रहा है, पत्तों से डायरेक्ट जमीन पे गिर रहा है, उसे हम कहेंगे थ्रोफॉल। ये कौन सा पानी गिर रहा है? जो पानी इंटरसेप्ट किया है पेड़ ने,
है ना, या स्ट्रक्चर ने, वो पानी जमीन पे आ रही है, तो वो पानी को हम कह रहे हैं थ्रू फॉल। इंटरसेप्टेड वाटर का कुछ हिस्सा जमीन पे आ रहा है, इमेजिन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टेम के करीब करीब से जो फ्लो होके नीचे आ जाएगी उसको हम कहते हैं स्टेम फ्लो, उसे हम कहते हैं स्टेम फ्लो। ओके, सो ये देखिए, अब मैं बात करूं लॉसेस का तो देखिए जो प्रिसिपिटेशन हो रहा था पी अमाउंट का, उसमें से सबसे पहला कुछ पानी पेड़ पौधों ने, स्ट्रक्चर ने इंटरसेप्ट कर लिया, है ना, तो वो पानी तो आपके जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है ना, तो ये एक तरह का लॉस है कि नहीं प्रिसिपिटेशन में। हम एक्चुअली हाइड्रोलॉजी के केस में ये देखते हैं कि जमीन तक मेरा कितना पानी पहुंच रहा है, और वो पानी पहुंचने के बाद मेरा सरफेस रन ऑफ में कितना पानी अपीयर हो रहा है। मेनली यहाँ पे सरफेस रन ऑफ की बात होती है, ठीक है। वर्ड ध्यान में रखिए, आगे मैं समझाऊंगा। तो अभी के लिए ये जान के रखिए कि ये पानी जो है ये जमीन तक पहुंच नहीं पा रही है, तो एक तरह का लॉस हो गया, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन लॉस। समझ गए? तो इंटरसेप्शन लॉस, अगर यहां से मैं एक इक्वेशन बनाऊं बेसिक सा, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखिए इंटरसेप्शन लॉस को हम लिखेंगे, इंटरसेप्शन लॉस इक्वल टू टोटल इंटरसेप्टेड वाटर ऑफ रेनफॉल बाय ट्रीज एंड स्ट्रक्चर। इसमें से क्या घटा देंगे? इसमें से हम घटा देंगे स्टेम फ्लो, क्योंकि स्टेम फ्लो होते हुए जो पानी है वो जमीन पे तो पहुंच रही है, तो वो तो लॉस में नहीं काउंट होगी। इसमें से और हम एक आइटम घटा देंगे जिसको हम कहेंगे थ्रो फॉल। इसमें से हम और घटा देंगे क्या? थ्रो फॉल। समझ गए? तो यहां से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो इंटरसेप्शन लॉस क्या होता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, ये वेरी लेस होती है, ये वेरी लेस होती है, ठीक है। तो चूंकि ये बहुत कम होती है, इसलिए फॉर ऐसा प्रिसिपिटेशन जो कि हैवी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बरसात का पानी आ रहा है, तो ऐसे केसेस में इंटरसेप्शन लॉस ही बहुत कम है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? तो हैवी रेनफॉल के केस में इंटरसेप्शन लॉस नहीं कंसिडर किया जाता। फॉर लो रेनफॉल इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बरसात का पानी एक तो कम है ना, उसके ऊपर से वो जो टोटल पानी आ रही है उसमें से बहुत ज़्यादा पानी, इंटरसेप्शन लॉस भले ही कम है लेकिन लो रेनफॉल के लिए वही इंटरसेप्शन लॉस ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होती है इन केस ऑफ लो रेनफॉल, सिग्निफिकेंट। समझ गए? इन केस ऑफ लो रेनफॉल इट इज सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो ये टॉपिक पूछा जा सकता है आपको, यहाँ से लॉजिक, फिर ये फॉर्मूला इक्वेशन पूछा जा सकता है। समझ गए? तो ये चीज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको एक नोट बना के लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं लॉसेस को। देखिए इंटरसेप्शन वगैरह होने के बाद, ठीक है, अब पानी कहाँ पर पहुंच रही है? आपकी जो वाटर है ये पहुंच रही है जमीन के ऊपर। ये कहाँ पे पहुंच रही है? ये जमीन के ऊपर पहुंच रही है। अब इमेजिन करो, ये जो सॉइल है ये सूखा हुआ है, मान लो ये सॉइल है ड्राई, जमीन सूखा हुआ है, तो जमीन के ऊपर जैसे ही बरसात की बूंद गिरेगी तो जमीन क्या उस पानी को सोख नहीं लेगा? समझ रहे हैं? तो वो पानी अभी जमीन के अंदर चली जाएगी, समझे बात को? वो पानी क्या होगी? जमीन के अंदर चली जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये देखो ये जो इंटरसेप्शन लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मान लो इंटरसेप्शन लॉस पे आते हैं। एक बात और सुनिए कि देखिए जितने भी पानी यूज किया गया, मतलब इस पेड़ वगैरह को भिगाने में, तो उसमें से कुछ पानी स्टेम फ्लो होते हुए नीचे आ गई, कुछ थ्रो फॉल होते हुए नीचे आ गई, और बाकी का जो पानी है जो इस पेड़ ने सोखा, मतलब अपने आप को भिगाने में यूज किया, धीरे धीरे वो क्या होगा बाद में? धीरे धीरे वो पानी अगेन इवेपोरेट करके, इवेपोरेशन हो जाएगा, इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में ही वापस चला जाएगा क्या, है ना। तो इंटरसेप्शन लॉस में जितने भी पानी इंटरसेप्ट किए जाते हैं वो सारा का सारा पानी लेटर ऑन इट इवेपोरेट एंड गोस इनटू एटमॉस्फेयर बैक। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो इंटरसेप्शन का रिलेशन है इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन क्या होती है? भाप बन जाना, मतलब जैसे कि पानी को आप गर्म कर दोगे तो पानी कैसे गर्म होकर कैसे भाप निकलने लगती है और वाटर की क्वांटिटी कम होने लगती है। सेम चीज है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये भी एक तरह का लॉस है जो कि हम अभी पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इंटरसेप्शन होने के बाद जब जमीन में गिरी, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सॉइल का अपना एक वाटर रिक्वायरमेंट है अभी, है ना। तो सॉइल के जो वॉइड्स हैं उसके अंदर पानी पेनिट्रेट करेगा, पानी जाएगा, है ना। तो सॉइल अपने आप को सबसे पहले
सैचुरेट करने का कोशिश करेगा। सैचुरेट करने का, सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, है ना। तो सॉइल अपने आप को सैचुरेट करने का कोशिश करेगा, मतलब उसके अंदर जितने भी वॉइड्स है उसमें सबसे पहले पानी फिल होगी। ये जो प्रोसेस है जिसमें ये पानी सॉइल के अंदर चला जाता है, इसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन ये भी एक तरह का लॉस है जिसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन लॉस। अब समझिए, इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉस वगैरह हो गया। अब जो पानी है, इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से लॉस होने का क्या मतलब है? सॉइल का जो रिक्वायरमेंट था वो भी सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये पानी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? देखो, जमीन के नीचे आपका क्या है? ग्राउंड वाटर टेबल है यहाँ पे, है ना। तो ये अल्टीमेटली ये जो इन्फिल्ट्रेटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, ये ग्राउंड वाटर टेबल में जाएगा। इसको हम GWT लिखते हैं, ठीक है। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये जो पानी का फ्लो होगा इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा, है ना। ग्रेविटी के डायरेक्शन में देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, और ये पानी आपका जा रही है ग्राउंड वाटर टेबल में। कहाँ जा रही है? ग्राउंड वाटर टेबल में। तो ये जो सिस्टम है, ये जो फ्लो है, इसको हम डीप पर्कुलेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? डीप पर्कुलेशन। इसी चीज को कहा जाता है डीप पर्कुलेशन, कि जो वाटर है वो आपका चला गया इन्फिल्ट्रेट करके, कहाँ? ग्राउंड वाटर टेबल में। अब ये जो ग्राउंड वाटर टेबल में ये जो पानी चला गया, ये जो पानी है इसको हम ग्रेविटी वाटर भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल में जो पानी है इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर, है ना, इसको ऐसे भी कहा जाता है। या फिर ये पानी को हम कभी कभी इरिगेशन इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ पढ़ोगे, लेकिन यहीं पे बता देता हूँ, नाम याद रखना, इसको हम एक्सेस वाटर भी कहते हैं, एक्सेस वाटर, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल वाटर है या फिर एक्सेस वाटर है, दिस वाटर इज नॉट यूज्ड बाय क्रॉप इन इट्स ग्रोथ। ये बात को भी ध्यान रखना। क्रॉप एक्चुअली कौन सा पानी को यूज करता है? ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ऊपर ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, देखिए ये जो ऊपर ऊपर इन्फिल्ट्रेशन हुआ इस लोकेशन पे, तो यहाँ पे जो सॉइल होगा वो सैचुरेट हो गया होगा। यहाँ का जो सॉइल है इस लोकेशन का, वो हो गया होगा सैचुरेट। तो सैचुरेट होने का क्या मतलब? यहाँ पे इस लोकेशन पे जो सॉइल है उसके वॉइड्स में पानी होंगे। अब इस सॉइल के ऊपर कोई क्रॉप लगाओगे तो क्रॉप का जो रूट होगा वो इसी सॉइल में होगा, इसी सैचुरेटेड जोन ऑफ सॉइल में। तो ये पानी को यूज करता है, समझ गए? इस पानी को यूज करता है कौन? क्रॉप, अपने ग्रोथ के लिए। अब ये चीज देखो, यहाँ पे चलो एक टॉपिक यहीं पे मैं समझा देता हूँ। देखिए, पढ़ाई तो पढ़ाई है भाई, सब चीज ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं फंस सकता है। देखो, ये सॉइल था, है ना, यहाँ पे तुमने क्या लगाया है? रूट, प्लांट को एक लगाया, तो ये प्लांट का ये रूट है, ठीक है, प्लांट का ये रूट है। मैंने क्या बोला? बरसात हुई है, बरसात होने के बाद ये क्या गया? पानी सबसे पहले इन्फिल्ट्रेट किया, और ये सब लोकेशन में, ठीक है, ये सब लोकेशन में जो सॉइल है उसको क्या कर दिया? सैचुरेट, उसको कर दिया सैचुरेट, मतलब उसके वॉइड्स को अच्छे से फिलअप कर दिया। ये जो डेप्थ ऑफ सॉइल होता है जिसमें रूट ऑफ प्लांट होती है, इसको कहा जाता है रूट जोन, है ना, इसको कहा जाता है रूट जोन ऑफ द प्लांट। अब देखिए, यहाँ पे कहीं नीचे में ग्राउंड वाटर टेबल है, GWT। तो देखो, एक बार जो सॉइल है, इस इलाके का जो सॉइल है वो सैचुरेट हो गया, मतलब उसका वॉइड सारा का सारा फिल हो गया। अब जो बरसात का पानी इस पे आएगा, ठीक है, वो अंदर तो जाएगा, लेकिन क्या वो इस इलाके में रहेगा? नहीं, वो वहां से भी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होके निकल जाएगी, और कहाँ पे चली जाएगी? ग्राउंड वाटर टेबल में, ठीक है। वो कहाँ पे मिक्स हो जाएगी? जाके ग्राउंड वाटर टेबल में जाके वो मिक्स हो जाएगी, समझ गए? तो ये जो पानी है ना, ये पानी जो ग्राउंड वाटर टेबल में अल्टीमेटली जाके मिक्स हो जा रही है, ये पानी आपका प्लांट जो है यूज नहीं कर पा रहा, इसलिए हम इसको एक्सेस वाटर कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, एक्सेस वाटर, ठीक है। और टेक्निकली ये जो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो पानी है उसको हम ग्रेविटेशनल वाटर भी कहते हैं। और ये जो मेथड है जिसके थ्रू से वो अंदर चले जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल में जो पानी आपकी पहुंच जाती है, इसको कहा जाता है डीप पर्कुलेशन। इसी को हम डीप पर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ये सब जो हो रहा है, इसका एक बेसिक टर्म्स क्या है? इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, सॉइल के अंदर पानी का इन्फिल्ट्रेशन, मतलब सॉइल के अंदर पानी का जाना, है ना। ओके, अब देखिए, और एक चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ। तो ये जो वाटर है, देखो, ये जो वाटर है, ये वाटर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उस सॉइल में वहां पे है, जो कि सॉइल को सैचुरेट कर रहा है। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है, यही अमाउंट ऑफ वाटर ये प्लांट अपने ग्रोथ में यूज करता है। इसी को हम कहते हैं अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर,
ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर क्या हो गया, इट इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच इज बेसिकली अवेलेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड इट इज होल्ड इन सॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। क्यों, ग्रेविटी के कारण तो वाटर आपका डाउनवर्ड फ्लो करके चला जा रहा है ना, ग्राउंड वाटर टेबल में मिक्सअप हो जा रहा है, समझ गए। लेकिन वहां पर जो पानी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अवेलेबल वाटर लोकेशन में, मतलब रूट जोन ऑफ सॉइल में, वो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है वहां पर, है ना। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं, मतलब इट इज हेल्ड अप इन सॉइल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको टर्म, ये सेंटेंस पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और देखिए, देखो भाई सब कुछ सुनो, ये ग्राउंड वाटर टेबल में जब पानी पहुंच गया तो ग्राउंड वाटर टेबल का भी तो फ्लो हो रहा है, अंदर ही अंदर इस तरह से पानी आपका फ्लो करेगा, है ना। तो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो वाटर की फ्लो होती है इस तरह से, इस फ्लो को कहा जाता है बेस फ्लो, इसको हम कहते हैं बेस फ्लो, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, बेस फ्लो, ओके। अब देखिए, अब और एक चीज यहाँ पे देखो, जब वाटर आपकी आई, ठीक है, बरसात की पानी आई, ओके, तो एक तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ पानी सॉइल में इन्फिल्ट्रेट करके ऐसे डीप पर्कुलेशन होगा और वो सीधा चला जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल में, फिर वहां पे वाटर की जो फ्लो होगी उसको हम कहेंगे बेस फ्लो, है ना। अब देखिए, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये जैसे सॉइल के अंदर वो जाता है तो सॉइल के अंदर, है ना, ऐसे फ्लो करते रहती है, सॉइल लेयर के करीब करीब, है ना, बहुत नीचे नहीं जाता है लेकिन इस तरह से ढलान के कारण ऐसे फ्लो करती रहती है। तो ये जो इस तरह से फ्लो होती है इसको हम कहते हैं इंटर फ्लो, इसको हम इंटर फ्लो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दो तरह का फ्लो है सॉइल के नीचे, एक है इंटर फ्लो, दूसरा है बेस फ्लो। बेस फ्लो होगा ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर होती है ना। इंटर फ्लो जो है सॉइल सरफेस के करीब करीब होती है, ठीक है। तो ये टर्म्स वगैरह भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, हमने और एक तरह का लॉस को अभी पढ़ लिया जिसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन लॉस। ये भी एक तरह का लॉस होता है। तो मान लो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद जो पानी होगा, उसके बाद भी बरसात हो रही है, समझ गए, उसके बाद भी बरसात हो रही है, तो वो पानी अब कहाँ जाएगा, इमेजिन करो। क्या वो पानी अब सॉइल के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, सॉइल को जितना चाहिए था वो उतना उसका यूज हो गया, जाते रहेगा लेकिन धीरे धीरे जाएगा, है ना, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि पानी अंदर जाएगी और ग्राउंड वाटर टेबल में मिक्स होगा। लेकिन अब जो होगा ना, अब आपको ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी आपको फ्लो देखने को मिलेगा, ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी आपको फ्लो देखने को मिलेगा। इसे हम कहेंगे सरफेस फ्लो, सरफेस फ्लो, या फिर इसी चीज को हम सिंपली रन ऑफ कह देते हैं माय डियर, रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को हम कह देते हैं सरफेस रन ऑफ। तो ये सरफेस रन ऑफ वगैरह होगी अब जब इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस वगैरह सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद क्या होगी, सरफेस रन ऑफ। फिर इस तरह से कोई नदी है ना, उस कैचमेंट एरिया में कोई नदी है, तो उस नदी में आके सरफेस रन ऑफ के माध्यम से पानी आपका उस नदी में आ जाएगा, ठीक है। और देखो, ये जो एरिया है एक बहुत बड़ा एरिया है ना। तो बरसात जब हुई थी तो उस समय स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, मान लो इस बहुत बड़े एरिया में कहीं पे छोटे छोटे गड्ढे वगैरह होंगे, है ना। तो उन गड्ढों में पानी भरने के लिए कुछ पानी का लॉस हो जाएगा जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन लॉसेस, है ना। ये सब बहुत कम होते हैं। अब देखो, पोखर वगैरह होगा, पोखर वगैरह के सरफेस के ऊपर पानी होगी, मतलब बरसात गिरेगी, है ना। तो अब देखो, ये सारे जो सरफेसेस है, जो पोखर वगैरह हो गया, है ना, मान लो ये कोई लेक है, इस पर्टिकुलर एरिया में एक बहुत बड़ा पोखर था, समझिएगा बात को, समझते चलना, सुनते चलना। तो यहाँ पे भी बरसात हुई, पानी डबाडब भर गई, ठीक है। अब ये पानी भरने के साथ साथ यहाँ से क्या होगा, ये लेक बॉडी से इवेपोरेशन होगी। तो ये पानी बरसात के फॉर्म में जमीन पे तो आई थी, ये मान लो लेक है, मान लो पोखर आई तो थी, लेकिन फिर वहां से इवेपोरेट होके आसमान में चली जाएगी, समझ गए। तो ये फिर से लॉस हो गया कि नहीं, तो इवेपोरेशन भी एक तरह का लॉस है। उसी तरह से नदी वगैरह से भी लॉस होगा, नदी में तो सरफेस रन ऑफ के माध्यम से पानी आ ही रही है, नो डाउट, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम नहीं मतलब उससे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेशन भी कर रहा है एट द सेम टाइम फ्रॉम दैट वाटर बॉडी सरफेस, है ना। तो वो भी एक तरह का लॉस है जिसको हम कहेंगे इवेपोरेशन लॉसेस। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली कितने तरह के लॉसेस हो गए,
इंटरसेप्शन मैंने आपको बता दिया, फिर इन्फिल्ट्रेशन बता दिया, फिर इवापोरेशन लॉसेस फ्रॉम वाटर बॉडी वगैरह बता दिया। और एक तरह का लॉस होता है, देखो इमेजिन करो, एक चीज बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या पढ़ा होगा, जो पानी प्लांट यूज करता है, जो पानी प्लांट यूज करता है, प्लांट पानी कैसे लेता है, सॉइल के अंदर, ये रूट है प्लांट का, तो रूट के माध्यम से ये सॉइल में जो पानी है ना, इस सॉइल में कौन सा पानी है, वो वही पानी होगा जो बरसात के कारण आई होगी और इन्फिल्ट्रेट की होगी सॉइल के अंदर। तो उसी पानी को अब ये रूट यूज करेगा और जो प्लांट है उसके पत्तों तक वो पानी पहुंचेगी, और वहां पे पत्तों में एक छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमाटा। छोटे छोटे जो ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, इसको स्टोमाटा कहा जाता है। उस ओपनिंग के थ्रू से पानी फिर से एटमॉस्फेयर में इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकल जाएगा। ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है जो प्लांट करता है, इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन। अब देखिए इरिगेशन इंजीनियरिंग में आप एक टर्म पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि देखो एक्चुअली में इमेजिन करो, हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे प्लांट्स भी हैं चारों बगल, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेक वगैरह भी हैं, सब कुछ है। तो पर्टिकुलर एरिया से जो वाटर लॉसेस है, वाटर लॉसेस अगर मैं बात करूं इन फॉर्म ऑफ वेपर कितना एटमॉस्फेयर में चले जा रहा है, तो वो किसके किसके कारण जा रहा है, इवेपोरेशन के कारण और ट्रांसपीरेशन के कारण। इवेपोरेशन हो रही है आपकी वाटर सरफेसेस वगैरह से, और ट्रांसपीरेशन हो रहा है जो पानी ग्राउंड मतलब इसमें सॉइल में चला गया इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से, उसको रूट यूज करके स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकाल दे रहा है, उसको हम कह रहे हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये दो अलग अलग तरह के लॉसेस हो रहे हैं। तो इन दो अलग अलग तरह के लॉसेस को हम कंबाइन करके एक ही लॉस बता देते हैं जिसको हम कह देते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन। समझ गए। और ये इवेपो ट्रांसपीरेशन को इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम डिटेल में पढ़ते हैं, और वहां पे इसको हम कहते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ द क्रॉप, कंजम्पटिव यूज ऑफ द प्लांट मीन्स बेसिक वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। क्लियर है बात, ठीक है। खैर यहाँ पे हम हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोलॉजी के कंसेप्ट को देखेंगे। तो बेसिकली ये सारे लॉसेस है माय डियर, ठीक है। अब इसको इतना डिटेल में मैंने आपको क्यों बताया, बस एक बात समझाने के लिए, वो क्या है अब समझो। इस चीज को मुझे इतना डिटेल में आपको क्यों बतानी पड़ी, देखिए मकसद ये था मेरा कि ये कोई जमीन है, ठीक है, ये जमीन है तो थोड़ा ढलान टाइप का ले लेते हैं, ओके, तो ज़्यादा और क्लियर कट आइडिया होगा इस तरह का, ओके। ऐसा कोई जमीन है मान लो, तो मैंने आपको बोला बरसात हुई तो टोटल पी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ, मान लो इस पूरे जमीन पे टोटल पी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ, समझ गए। अब देखिए ये प्रेसिपिटेशन हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लॉसेस हो गए, इसमें से बहुत सारे लॉसेस हो गए, तो ये प्रेसिपिटेशन हो गया, इसमें से मैं घटा देता हूँ लॉसेस, जितने भी लॉसेस हैं, जो भी लॉसेस आप सोच पा रहे हो अभी, जो मैंने आपको बताया, कौन सा इंटरसेप्शन सोच पा रहे हैं, इवेपो ट्रांसपीरेशन सोच पा रहे हैं आप, है ना। आप इवेपोरेशन अगर अलग से देखें तो वो सोच पा रहे हैं आप, ट्रांसपीरेशन अगर अलग से देखें तो वो सोच पा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन लॉस सोच पा रहे हैं, है ना, लॉसेस इन डिप्रेशन स्टोरेज आप सोच पा रहे हैं। तो ये सारे जो भी जितने भी बेसिक लॉसेस आप सोच रहे हैं, तो वो प्रेसिपिटेशन माइनस टोटल लॉस कितना हुआ, विल बी इक्वल टू क्या, विल बी इक्वल टू रन ऑफ की नहीं, रन ऑफ। अब ये जो चीज है ना माय डियर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम हाइड्रोलॉजी में रन ऑफ का ही कैलकुलेशन करते हैं कि एक प्रेसिपिटेशन हुआ तो उसके बाद रन ऑफ कितना अपीयर हो रहा है, मतलब सरफेस रन ऑफ कितना अपीयर हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस रन ऑफ के कारण क्या होगा, जो भी आपका नेचुरल स्ट्रीम होगा या फिर रिवर वगैरह होगा उसका रिचार्ज होगा, मतलब उसमें पानी आएगी, है ना। और प्रेसिपिटेशन वगैरह जब होगा, इन्फिल्ट्रेशन के कारण क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर इसका रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ठीक है। ये किसके कारण रिचार्ज होती है ग्राउंड वाटर, इन्फिल्ट्रेशन के कारण, इन्फिल्ट्रेशन के कारण। हम हर एक टर्म को अब देखेंगे डिटेल में, अलग से अच्छे से देखेंगे, ठीक है, आप परेशान मत होइए, लेकिन बेसिक समझिए, ठीक है। ये सब चीजें थी। और मान लो यहाँ पे कोई ग्राउंड वाटर टेबल है GWT, इसके नीचे से जो फ्लो हो रही है, ओके, उसे हम कहेंगे बेस फ्लो। फिर बरसात होने के बाद जो सरफेस के नीचे नीचे फ्लो हो रही है ना, जो सरफेस के नीचे नीचे फ्लो होता है, इसको हम कहते हैं इंटरफ्लो, ओके, इंटरफ्लो। क्लियर है। तो हमारा मेन मकसद है ये लॉसेस निकालना,
कि प्रिसिपिटेशन जब होगी तो लॉसेस आपका कितना मिल रहा है। अब ये जो प्रिसिपिटेशन जब होगी रन ऑफ आपका कितना मिल रहा है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रन ऑफ को निकालना। ठीक है, तो ये रन ऑफ तो आपको जैसे ही बरसात हो रही है उसके तुरंत बाद ही तो रन ऑफ नहीं मिलेगा। सोचो कब, क्योंकि पहले तो लॉसेस सेटिस्फाई किए जाएंगे, फिर कुछ अमाउंट कुछ टाइम उसमें जाएगा, फिर लॉस जब सेटिस्फाई हो गया है हर एक तरह से, फिर वहां से जमीन के ऊपर पानी अपीयर होना शुरू होगा, तो वो रन ऑफ के फॉर्म में आपको मिलना शुरू होगा। तो जैसे ही प्रिसिपिटेशन होता है वैसे ही रन ऑफ आपको नहीं मिलता, मतलब प्रिसिपिटेशन रन ऑफ रेस्पॉन्स हम यहाँ पे निकालते हैं। तो आप देखेंगे वही चीज होती है हाइड्रोग्राफ, है ना, वही चीज होती है हाइड्रोग्राफ, मतलब समय के साथ रन ऑफ का वेरिएशन निकालते हैं ड्यू टू प्रिसिपिटेशन। ओके, तो वो हाइड्रोग्राफ होती है। तो आप देखेंगे वो जब बरसात हो रही है तो एग्जैक्टली एक जीरो टाइम आपको पूरा का पूरा डिस्चार्ज रन ऑफ के फॉर्म में नहीं मिलता, है ना। धीरे 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 ग्रेजुअली वो रन ऑफ इंक्रीज होती है, क्योंकि धीरे 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 प्रिसिपिटेशन होते गया, लॉसेस सेटिस्फाई होते गया, एक टाइम आएगा जब सारा का सारा लॉसेस सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद जितने भी पानी होंगे वो सारा एज ए सरफेस रन ऑफ अपीयर होगा। ठीक है, तो अब एक बात सुनो माय डियर, अब मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करता हूँ, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन या फिर इफेक्टिव रेनफॉल, इस चीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन या फिर इफेक्टिव रेनफॉल को हम ये कहते हैं दैट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यू टू विच सरफेस रन ऑफ अपीयर्स या फिर ड्यू टू विच रन ऑफ अकर। क्योंकि हमको मालूम है ना टोटल प्रेसिपिटेशन हुआ P, इसमें से कुछ लॉसेस भी होगा, तो सारा का सारा बरसात का पानी रन ऑफ के फॉर्म में नहीं आ रहा है ना। तो इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन या फिर इफेक्टिव रेनफॉल का अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रन ऑफ, कि कितना बरसात का पानी रन ऑफ के फॉर्म में आ रहा है। तो जितना बरसात का पानी रन ऑफ के फॉर्म में आपको मिल रहा होगा, दैट प्रेसिपिटेशन इज योर इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन या फिर इफेक्टिव रेनफॉल। ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन इफेक्टिव रेनफॉल का डेफिनेशन बता रहा हूँ और जो इरिगेशन में आप पढ़ोगे वो दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सो इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन या फिर इफेक्टिव रेनफॉल को हम कैसे समझेंगे, दैट अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच अपीयर एज रन ऑफ। इसको एक नोट बना के लिख लो, इसको भी एक नोट बना के लिख लो, लिखते चलिए, ये सब डायग्राम आप बनाते चलिए, नोट बना के लिखते चलिए। ठीक है, ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब एक टर्म का बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिफाइन करते हैं एज रन ऑफ कोफिशिएंट और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल के। रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। रन ऑफ को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आर और रेनफॉल को बाय पी। रेनफॉल को आर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ना, रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन, उसको पी से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो हम इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं कि माई रन ऑफ आर इक्वल टू के टाइम्स प्रेसिपिटेशन। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन का वैल्यू, और आपसे पूछ लेगा कि रन ऑफ कितना हुआ। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। रन ऑफ कोफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, इसका अपने आप में कोई यूनिट नहीं होता। तो मान लीजिए आपको प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो टोटल रन ऑफ जो कैलकुलेट करोगे ये भी सेंटीमीटर में निकल जाएगी, है ना। प्रेसिपिटेशन दिया मान लो वॉल्यूम के अंदर, तो टोटल रन ऑफ जो कैलकुलेट करेंगे ये भी वॉल्यूम के अंदर निकल जाएगी। मान लो प्रेसिपिटेशन दिया डिस्चार्ज के फॉर्म में, मीटर क्यूब पर सेकंड के फॉर्म में, आपको ये रेट के फॉर्म में, है ना, इस तरह से दे दिया है ना, कि इतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आता है, तो इसको कहते हैं डिस्चार्ज रेट, रेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो आपको भी रन ऑफ मिल जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड के फॉर्म में। समझ गए, तो यूनिट को ध्यान रखिएगा, एक ही यूनिट में सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। अब एक नोट बना के लिखिए, फॉर द इंडियन सब कंटिनेंट, यहाँ पे देखिए ये नोट लिखा हुआ पहला, फॉर द इंडियन सब कंटिनेंट द वैल्यू ऑफ एवरेज रन ऑफ कोफिशिएंट इज 0.46। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नहीं तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रन ऑफ पूछ दिया प्रेसिपिटेशन इतना, तो रन ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू कितना लेंगे, 0.46 से 0.5 तक आप लेके कैलकुलेट करके आंसर निकाल दीजिए, तो भी लगभग सही आंसर होगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, एक नोट और लिखिए, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, लेकिन चलिए हाइड्रोलॉजी के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो कंटिनेंट है, रन ऑफ कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं कंटिनेंट्स का रन ऑफ कोफिशिएंट है, और सबसे कम रन ऑफ कोफिशिएंट है अफ्रीका का।
अफ्रीका का इतना कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जंगल झाड़ बहुत सारा है ना, इसलिए। अब देखो ये रन ऑफ कोफिशिएंट ज़्यादा होने का क्या मतलब होगा कि रन ऑफ कोफिशिएंट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बरसात का पानी आ रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम पानी एज ए सरफेस रन ऑफ अपीयर हो रही है। समझ गए? ओके, यही मतलब होगा रन ऑफ कोफिशिएंट का ज़्यादा होने का। अब हम देखेंगे इन लॉसेस को इंडिविजुअली। तो सबसे पहले हम देखेंगे इवेपोरेशन को। तो इवेपोरेशन आपको मालूम है इसमें क्या होता है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी चीज को इवेपोरेशन कहा जाता है। तो ये होती क्यों है? ठीक है, एक्चुअली थोड़ा इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है इसको जरा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, लेट सपोज ये कोई वाटर का बॉडी है, ठीक है, जैसे पोखर वगैरह हो गया, दिस इज वन टाइप ऑफ वाटर बॉडी। एकदम बेसिक से समझिएगा, एकदम देसी टाइप से। तो ये वाटर का फ्री सरफेस है, दिस इज योर फ्री सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, इसको हम फ्री सरफेस कहते हैं। फ्री सरफेस का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है माय डियर? फ्री सरफेस पे शियर स्ट्रेस इज जीरो। मतलब आप जब भी कोई वाटर बॉडी को देखोगे तो फ्री सरफेस पे आपको फ्लो होता हुआ नहीं दिखता है जनरली, है ना। फ्री सरफेस का बेसिक डेफिनेशन यही है कि उस पर शियर स्ट्रेस होती है जीरो। शियर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टाउ। चलिए, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में बन गया। अब देखिए, ये जो वाटर का फ्री सरफेस है इसके ऊपर, जस्ट ऊपर इमेजिन करो एयर होगा, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एयर होगा। अब यहाँ पे ना ऐसा इमेजिन करिए जैसा सॉइल के कंडीशन में आपने देखा है, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वॉइड्स जिसमें वाटर फिल हो सकता है, एयर वगैरह फिल हो सकता है, ऐसा। अब यहाँ पे ये जो एयर है इसको एज ए सॉइल आप कंसिडर करो। अब ऐसा मानो कि एयर में है वॉइड्स, इस एयर में है वॉइड्स। अब ये जो वॉइड्स है एयर के अंदर, देखो क्या होगा उसमें, जब ये वाटर बॉडी की टेम्परेचर होगी ज़्यादा, जब इसकी टेम्परेचर करेगी इंक्रीज, बढ़ेगी, तो ये वाटर बॉडी गर्म होगा। तो गर्म होने के कारण जो वाटर पार्टिकल्स है, छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स, वो एक्साइट होंगे, है ना, एक्साइट होंगे, और उनकी बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण हीट एनर्जी इस बॉडी में आई एक तरह से, तो पार्टिकल्स हो गए एक्साइट, उसका एक एनर्जी आ गई अपने में, तो वो एक्साइट हो जाता है। तो बेसिकली इस कारण से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण हो सकता है ये जो वाटर पार्टिकल्स है ये वेपर के फॉर्म में एस्केप कर जाए इस फ्री सरफेस से। ये वेपर के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। कहाँ से? ये वाटर बॉडी से। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में, है ना। ये वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और ये वेपर फॉर्म में जो ये वाटर वेपर बाहर निकलेगी वो कहाँ पे जा रही है? जस्ट वो फ्री सरफेस के ऊपर में जो एयर है, इमेजिन करो, जस्ट उस फ्री सरफेस के ऊपर में, वाटर का फ्री सरफेस में जो एयर है उसमें जो वॉइड्स है, उन वॉइड्स को फिल कर रहा है ये वाटर वेपर। समझ रहे हैं? उन वॉइड्स को फिल कर रहा है ये वेपर, वाटर वेपर। अब वो, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो एयर है ये फ्री सरफेस के ऊपर में वो है टोटल, मान लो 100%। वो एयर टोटल कितना है? 100% का एयर है। इसमें 30% वॉइड है। कहने का मतलब है इस एयर में 30% वाटर वेपर समा सकता है ना। तो मान लो समा गया पूरा का पूरा 30% वाटर वेपर ये जस्ट फ्री सरफेस के ऊपर जो एयर है उसमें आ गया है, उसमें क्या हो गया? समा गई है, आ गए हैं। तो अब ये जो वाटर वेपर है ना, क्या ये उस एयर को कंप्लीटली या फिर फुल्ली सैचुरेट कर दिया गया है? मतलब कर दिया है। जैसा कि हम सॉइल के कंडीशन में देखते हैं, सॉइल में जो भी वॉइड होता है उसमें पूरे में पानी भर जाएगा, तो हम कहते हैं इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो उसी तरह से फ्री सरफेस के ऊपर यहाँ पे जो एयर है उसमें सारा का सारा जो भी वॉइड था, है ना, वो सारा का सारा वॉइड में आपका चला गया वाटर वेपर। तो क्या वो एयर अभी सैचुरेटेड हो गया? तो ये एयर सैचुरेटेड हो गया मतलब इसका वेट बढ़ जाएगा। इमेजिन करते चलना, इसका वेट बढ़ जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे कहता हूँ ये जो एयर है ये जस्ट एक प्रेशर लगा रही होगी डाउनवर्ड, है ना, जस्ट एक प्रेशर लगा रही होगी नीचे की ओर, ऐसा, है ना। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ एयर। और इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाई EW। समझ गए? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाई EW। अब कोई नॉर्मल एयर है, ठीक है, नॉर्मल एयर मतलब उसमें अभी जो वॉइड्स है वो कंप्लीटली फिल नहीं हुए। समझ लीजिए कि पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में, जैसा सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में रहता है वैसा।
तो वो वाला एयर का जो वेपर प्रेशर होगा, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ वेपर पार्टिकल्स होंगे, तो वो जो कुछ वेपर पार्टिकल्स जो प्रेशर लगा रहे होंगे वो होगा, मान लीजिए उस एयर का एक्चुअल वेपर प्रेशर EA। समझ गए? तो एक्चुअल वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर में डिफरेंस समझ में आया आपको? ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। अब देखिए, एक वैज्ञानिक आए, ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे लिखता हूँ, एक वैज्ञानिक आए डाल्टन, उन्होंने एक अपना नियम निकाला। अब वो नियम क्या निकाला सुनिए। उन्होंने ये नियम निकाला, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर मास। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेट्स सपोज रेट ऑफ इवापोरेशन को मैं लिखता हूँ ऐसे, EL लिख देता हूँ, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिफरेंस ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर EW माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर, ऐसा। तो इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, EL इक्वल टू C टाइम्स EW माइनस EA। ये इक्वेशन जो आपको बन गई, ये आपका बेसिक इक्वेशन बन गया टू कैलकुलेट द इवेपोरेशन लॉसेस। हमको यहाँ से कोई भी वाटर बॉडी से इस इक्वेशन को यूज करके रेट ऑफ इवेपोरेशन निकल जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन कहने का मतलब इसका जो यूनिट होगा ये होगा mm पर डे, इस तरह से। तो ये हो गए रेट, मतलब कोई भी रेट कहने का मतलब जब भी कोई क्वांटिटी को समय के साथ में आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट। तो यहाँ पे हमें इस तरह का यूनिट में आपको आंसर मिल जाएगा इवेपोरेशन लॉसेस का। तो मैं यहाँ से क्या बता दूंगा, मान लो हमको कितने दिन में निकालना है, 10 दिन में निकालना है ना, तो हम इंटू 10 कर देंगे, तो टोटल इवेपोरेशन लॉस निकल जाएगा 10 दिन का। हम एक दिन का निकालेंगे, फिर इंटू 10 कर दिया। इसी तरह ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में किस यूनिट में क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी बेसिक डिस्कशन सुनिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आती है इससे, उस चीज को समझिए। देखिए, जब वाटर बॉडी आपकी गर्म हुई, अभी पानी का जो टेम्परेचर वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक नहीं पहुंची है। इवेपोरेशन जो हो रही है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के नीचे ही हो रही है, मतलब पानी आपका खौल नहीं रहा है, जस्ट गर्म होके भाप में कन्वर्ट हो जा रही है ना। तो वो जो भाप निकल रही है, देखो सोचना, अपने घर में जाओ, पानी को गर्म करो, फिर ऊपर जो भाप निकलेगी उस भाप को जरा वहां पे हाथ वगैरह लगाओ, देखो भाप गर्म निकलती है, मतलब अपने साथ कुछ ना कुछ हीट वो बाहर लेके निकल रही है ना। तो ये जो भाप बाहर निकलेगी, वेपर, कोई भी वाटर बॉडी है, ये मान लो वाटर बॉडी है, यहाँ से वेपर जब बाहर निकलेगी, है ना, ये वेपर जब बाहर निकल रही है तो ये अपने साथ एक हीट भी लेके निकल रही है, उसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप अभी समझिए, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 585 कैलोरी पर ग्राम। समझ गए? 585 कैलोरी पर ग्राम का लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकलता है इवेपोरेशन के केस में, हमेशा वाटर बॉडी के केस में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। नाउ दूसरा चीज, मैं यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन करिए, जब ये वेपर निकल रही है इस सिस्टम से, यहाँ पे पानी है तो इसी सिस्टम से वेपर निकल रही है, तो हीट को भी लेके निकल रही है। तो क्या ये जो पानी का वाटर बॉडी है, या फिर ये जो बॉडी है जहाँ से ये वेपर निकल रहा है, क्या ये ठंडा नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ से तो हीट तो बाहर निकल रही है ना, तो क्या ये ठंडा नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। क्यों? उसमें जो वेपर निकलते हैं वो अपने साथ लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को लेके निकलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसका वैल्यू होता है 585 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है? चलिए इस बात को लिख लीजिए, लिखिए पॉइंट्स में आगे। इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज 585 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस हमने बताया था, अभी डाल्टन्स लॉ बताया, तो इसमें जो ये जो डिफरेंस बताया EW माइनस EA, इसको हम सैचुरेशन डिफिशियंट कहते हैं। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, इवेपोरेशन लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सैचुरेशन डिफिशियंट। अब ये जो सैचुरेशन डिफिशियंट है, इसमें देखो जनरली माय डियर फ्रेंड, EW जो होता है ना किसी भी एयर मास का, वो जनरली लगभग होती है कांस्टेंट वैल्यू, इट इज ए टाइप ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो मेनली EA वेरी करते रहता है। ठीक है, कि अभी उसमें वेपर कितना है, यही बात है। EA का वेपर जैसे जैसे बढ़ेगा वो सैचुरेट हो जाएगा, है ना। तो वो सैचुरेशन जितना हो सकता है किसी भी एयर मास का, वो कांस्टेंट है, मतलब किसी भी टाइप ऑफ सॉइल का वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जितना हो सकता है वो उतना ही हो सकता है। समझ गए? उसी तरह का ये वाला यहाँ पे सिस्टम है, तो वो लगभग जनरली एक तरह का कांस्टेंट मान के चलिए।
सो मेनली ये डिपेंड करेगा ई ए के ऊपर। सो मान लो ई ए कम है, मतलब एयर में वेपर अभी कम है, तो ये वाला जो डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा, है ना। ये डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा मतलब ई डब्ल्यू माइनस ई ए का डिफरेंस ज़्यादा होगा। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है, क्या इवापोरेशन लॉसेस भी ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। अगर ये डिफरेंस कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, तो इवापोरेशन लॉसेस भी कम होगा, है ना। तो आपसे ये सैचुरेशन डिफिशिएंट वाला टर्म भी पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन डिफिशिएंट। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है जो कि इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो हम उतना लेवल पे सब्जेक्ट को कम से कम कवर करेंगे जितने लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो वही बात को यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। तो ये टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तो सबसे पहला फैक्टर जो इसमें है टेम्परेचर। अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। सो हम लिखते चलेंगे, आप भी नोट डाउन करते चलिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, इवेपोरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखिए जो सेकंड फैक्टर है ये है विंड वेलोसिटी। इसको आपको समझना होगा। देखिए, ये मान लीजिए मैंने एक वाटर बॉडी को कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये वाटर बॉडी है, ये उसका फ्री सरफेस है मान लो। तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, ये सारे एयर मास थे, एयर मास थे। ठीक है, ये सारा एयर मास था। अभी इवेपोरेशन हुआ, मान लो इवेपोरेशन वगैरह हुआ, तो वाटर बॉडी के ऊपर जस्ट जो एयर मास था उसमें जाके उसके सारे के सारे वॉइड्स में जाके आपका वेपर समा चुका है, मतलब ये एयर मास हो गया अब सैचुरेट मान लो। ठीक है, तो जब ये एयर मास सैचुरेट हो गया जस्ट वाटर बॉडी के करीब करीब वाला, तो अब मेरे को बताइए, अब इस वाटर बॉडी से, ये जो वाटर बॉडी, इससे जो वेपर निकलेगा वो क्या उस एयर मास में समा पाएगा? नहीं समा पाएगा। तो क्या इवेपोरेशन होगी? नहीं होगी। मतलब जो एयर मास है, अगर वो एयर मास आपका सैचुरेट हो जाएगा तो सैचुरेशन डिफिशिएंट है। देखो ई डब्ल्यू माइनस ई ए जो था, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ई ए का वैल्यू भी हो गया ई डब्ल्यू के बराबर लगभग, या उसके करीब करीब जा रहा है। तो क्या ये सैचुरेशन डिफिशिएंट की वैल्यू कम नहीं हो जा रही है, जीरो के करीब करीब नहीं जा रही है? तो क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन कम नहीं हो जाएगा? समझिए बात को। ठीक है, सो हमें यहाँ पे विंड, यहाँ पे हमारा हीरो बन के आता है। विंड क्या करता है ना, विंड मान लो बहुत तेजी से ब्लो करके आ रही है, फास्टर ब्लोइंग विंड्स है, विंड ब्लो करके आ रही है, तो ये जो सैचुरेटेड एयर मास है इसको अपने साथ बहा के बाहर ले जाएगा, कहीं दूर ले गया। तो कहीं दूर ले गया कहने का मतलब है जो वाटर बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर से तो हटा लिया ना। तो अब जो वाटर बॉडी के ऊपर जो नया एयर है वो तो अनसैचुरेटेड, वो तो सैचुरेटेड नहीं है। तो क्या अब वेपर निकल सकता है बाहर और उस एयर मास को जो अभी प्रेजेंटली वाटर बॉडी के ऊपर है उसको सैचुरेट करेगा? समझ गए? तो अब इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पे विंड का रोल समझे। विंड वो जो सैचुरेटेड वाटर मास है, सैचुरेटेड एयर मास है, सॉरी एयर मास है वाटर बॉडी के जस्ट एबव, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देती है। ये चीज में आपका ये विंड वेलोसिटी काम आता है। समझ गए? तो अभी मान लो ये जो सैचुरेटेड एयर मास है इसमें वेपर से सैचुरेट किया गया है, तो ये हैवी है ना, ये हैवी है। तो मान लो कोई स्लो मूविंग विंड है, हल्के, वो धीमे धीमे फ्लो होकर आ रही है, वो क्या इतना बड़ा मास को हटा पाएगा वहां से? इस सैचुरेटेड एयर मास को नहीं हटा पाएगा। सो विंड की वेलोसिटी अगर थोड़ी स्पीड रहेगी, फास्टर रहेगी, तो वो आराम से हटा लेगा, है ना। तो मैं ऐसा पूछूं आपसे कि विंड का वेलोसिटी फास्ट 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 होते जा रहा है, बहुत फास्ट है ना, तो बहुत ज्यादा हटाएगा? ऐसा नहीं है, एक इक्विलिब्रियम लिमिट होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना तक वो हटा सकता है, उससे ज्यादा कितना भी स्पीड क्यों ना हो उतना ही हट रहा होगा। समझिए बात को। ठीक है, सो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, आपका इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ऐसा कह सकते हैं एक जनरल टर्म में। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है यह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस बात को अच्छे से समझिएगा। ये सब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स के क्लासेस में, अच्छा ओके, नहीं वो मैं ये बता रहा था कि हम भी कहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने सारा कुछ सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। खैर आप लोग, हम तो वो नहीं देखे हैं। वेल देखिए अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सुनो कॉन्सेप्ट को, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा। ये मान लो कोई वाटर बॉडी है, ये क्या है, ये वाटर बॉडी है।
इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, ऐसा एक कंटेनर जैसा, ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है। ओके, तो हमने जो वेपर प्रेशर उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये मान लो ये वाटर बॉडी का ये फ्री सरफेस है। नाउ दिस वाटर बॉडी इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नहीं, मतलब इस वाटर बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लग रही है, इस पूरे एटमॉस्फेयर, मतलब इस वाटर बॉडी के ऊपर जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसका वेट आ रहा है कि नहीं पर यूनिट एरिया, तो उसको हम कहते हैं PATM, या फिर उसको हम कहा कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 101325 पास्कल, याद करो, ठीक है, ठीक है। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका प्रेशर का एक स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको हम पास्कल के फॉर्म में लिखते हैं, समझ गए, प्रेशर को पास्कल के फॉर्म में लिखते हैं। प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में भी अपना एक डिफरेंस है, चलो भाई वो सब की बात है, ठीक है। अभी हम हाइड्रोलॉजी पे फोकस करते हैं, बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से आपको समथिंग समझाने का कोशिश करता हूँ। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या आपको ये नहीं लग रहा है ये प्रेशर इस वाटर बॉडी को दबाने का कोशिश कर रहा है? और देखिए इवेपोरेशन तब होगी ना, इवेपोरेशन जनरली तब होती है, कहने का मतलब है जब आपका लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो कोई भी लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी जनरली कब, जनरली तब कन्वर्ट होती है जब उस लिक्विड का जो प्रेशर है ना, वो वेपर प्रेशर या उससे कम हो जाए, उस लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर या उससे कम हो जाए। और ये वेपर प्रेशर की मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है। अगर पानी का बात करूँ, वाटर का, तो वाटर के केस में जो वेपर प्रेशर होती है वो होती है 2.03 किलो पास्कल, है ना, KPa। कहने का मतलब है 2.03 किलो मतलब 10⁻³ पास्कल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो कितना है ना। सो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है पानी का वो कितना है 2.03 KPa किलो पास्कल, इतना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बहुत ज़्यादा। सो ऐसे केसेस में मेरे को ये बताओ, क्या इवेपोरेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इवेपोरेशन कब होगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसकी वैल्यू होगी डिक्रीज होते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होते 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 हो गई कितना, इस वाटर बॉडी का वेपर प्रेशर के बराबर, तब इवेपोरेशन होगा। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कब होगी? देखो हमने ये पास्कल लॉ वगैरह सब कुछ बताया हुआ था फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, आप अगर याद पढ़े होंगे पास्कल लॉ वगैरह। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड को अचीव करते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होते चलता है। क्यों? ऊपर जैसे जा रहे हैं, कोई भी एक सेक्शन लोगे तो इस सेक्शन के ऊपर का जो टोटल एयर मास है, अब इसका वेट कम हो गया ना, मतलब यहाँ पे कोई सेक्शन लेते है ना, तो इसके ऊपर एयर मास, तो यहाँ इस वाले लोकेशन का भी एयर मास इंक्लूड हो जाता, तो इसका सम वेट इंक्रीज हो गया कि नहीं। तो एल्टीट्यूड जैसे जैसे गेन करेंगे तो वेट ऑफ एयर मास डिक्रीजिंग, तो वेट पर यूनिट एरिया इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। सो एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, इवेपोरेशन होने का चांसेस इंक्रीज होगा। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिए। तो लिखिए हेडिंग बना के, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिवेलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रिवेलिंग मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस समय वाटर बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली डिपेंड करेगा। मतलब प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इवेपोरेशन नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होने के कारण क्या हो रहा है, वो जो प्रेशर है वो जो वाटर पार्टिकल है वाटर बॉडी से उसको एक्सकेप करने के लिए नहीं दे रहा, फ्री सरफेस से वो बाहर ही निकल नहीं पा रही, क्योंकि उसको ऊपर से कोई भारी भरकम चीज दबा दे रहा है, ऐसा सोचिए, ठीक है। इसलिए तो हमने देखा प्रेशर हायर एल्टीट्यूड पे डिक्रीज करता है, तो सेकंड पॉइंट लिखिए, एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, हैंस इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेस। इसीलिए पहाड़ों में देखोगे वहाँ पे भाप वगैरह निकलते रहता है, देखोगे धुआं सा भाप निकल रहा है ना, वो क्यों निकल रहा है? अरे हायर एल्टीट्यूड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है उधर, है ना, तो कम होते होते इतना कम हो गया कि वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होने लगेगा। फिर समझ गए बात को? ठीक है, प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी होना जरूरी है एज ए इंजीनियर। चलो भाई, चलो चलो चलो, फिफ्थ नंबर पॉइंट, अच्छा फिफ्थ होगा ना फोर्थ होगा, फोर्थ, सॉल्ट कंसंट्रेशन। देखिए सॉल्ट कंसंट्रेशन के कारण क्या होता है, सॉल्ट एक तरह का इम्प्योरिटी है ना। अब इसके प्रेजेंस के कारण क्या होती है, कोई भी पानी में सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर होगा तो ध्यान में रखना उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो उसके वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? अरे जब देखो मैंने अभी अभी तो कॉन्सेप्ट को समझाया, कोई भी वाटर बॉडी उससे इवेपोरेशन कब होगी, जब इसका
है ना, ये वाटर बॉडी का जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर के करीब करीब होगा। तो इसका वाटर बॉडी का वेपर प्रेशर ही डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअली में प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए और कम होना पड़ेगा। समझो, वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता जनरली, है ना, मतलब उसमें ये सब फिजिबल उतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो यही एक बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, समझ गए। तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने के कारण आपका वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर डिक्रीज हो जाता है, जिस कारण से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। समझ गए। सो इसका मतलब ये भी हुआ, आप ऐसा भी सोच के ध्यान में रखना, कभी क्वेश्चन आप अगर आपसे पूछेंगे कि जिस भी लिक्विड का, है ना, जिस भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसमें वेपराइजेशन होने की चांसेस ज्यादा होगी, जिसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा उसका उसमें वेपर बनने की चांसेस बहुत कम होगी। अरे फ्लूइड मैकेनिक्स में ये नहीं पढ़े हो साइफन वाला कॉन्सेप्ट, है ना, इस तरह से साइफन हम बनाते थे, यहाँ पे जो प्रेशर हम मेंटेन करते थे वेपर प्रेशर के करीब करीब। क्यों? क्योंकि हम जैसे एल्टीट्यूड ऐसे फ्लूइड जो पानी है पाइप के अंदर से फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो ये समिट पॉइंट जो पीक पॉइंट है वहां तक जैसे ही पहुंचता है पानी, उसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना पानी का, तो पानी का जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो वो प्रेशर हम ये वहां पे वही इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने का कोशिश करते थे कि जो पानी का इंटरनल प्रेशर है वो उसका वेपर प्रेशर से कम ना हो जाए। क्यों? अगर कम हो गया तो पाइप फ्लो में पानी का फ्लो करवाने का मतलब ही क्या हुआ, वो तो वहीं पे गैस बन जाएगा, वेपर में बन गया। समझ गए? तो वही चीज है। ओके, तो वही सब, ये हम बहुत सारे एप्लीकेशन है वेपर प्रेशर के। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा भी कह सकता हूँ कि क्योंकि सलाइन वाटर आपको कहाँ देखने को मिलता है? समंदर में देखने को मिलता है। सो समंदर में सैलिनिटी है, तो इस कारण से एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, क्या समंदर से इवेपोरेशन कम हो रही होगी? याद रखना, एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, अगर हम फ्रेश वाटर और समंदर का पानी में कंपेयर करें तो इवेपोरेशन कहाँ से कम होगी? समंदर के पानी से, क्योंकि वो उसमें इम्प्यूरिटी है, सलाइन है ना। और वो कितना कम होती है? 2 से 3% कम। तो एक नोट बना के लिखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसी के आगे कंटिन्यू करिए, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इवेपोरेशन फ्रॉम सी वाटर इज 2 to 3% लेस देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इवेपोरेशन फ्रॉम सी वाटर इज 2 to 3% लेस देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर। समझ गए? इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, इस बात को समझना भाई। यहाँ से आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे, थोड़ा लॉजिकल बन जाता है इसलिए पूछ लेते हैं। उनको लगता है बच्चों को नहीं आता होगा, क्योंकि लोग समझा ही नहीं पाते हैं। तो सुनिएगा, इसलिए आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो इस पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सुनिए। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, तो डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी के ऊपर भी इवेपोरेशन लॉसेस डिपेंड करता है। अब ये कैसे? तो यहाँ पे मैं सीजन को कंसिडर करूंगा, गर्मी का मौसम, समर सीजन एंड विंटर सीजन। तो समर सीजन में जनरली आप देखते हो टेम्परेचर जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। विंटर सीजन में जनरली आप देखते हो ठंडी मौसम रहती है, तो टेम्परेचर इसका मतलब लगभग कम रहता है। ठीक है, अब डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी से हमको बात करनी है, तो हम यहाँ पे 2 तरह का वाटर बॉडी ले लेते हैं। एक मैं ले लेता हूँ सैलो वाटर बॉडी, सैलो मतलब कम डेप्थ का, और दूसरा मैं ले लेता हूँ डीप वाटर बॉडी, सैलो एंड डीप वाटर बॉडी। देखो भाई, सैलो वाटर बॉडी कुछ ऐसा मैंने दिखा दिया, और डीप वाटर बॉडी कहने का मतलब है ज्यादा गहरा है। समझ गए? इट इज योर डीप वाटर बॉडी। तो मेरे को ये बताइए, टेम्परेचर समर सीजन में अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर ज्यादा, तो दोनों में पानी भरा हुआ है, डबा लबालब पानी भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है मान लो। इस केस में मेरे को ये बताओ कौन सा वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल पानी, डीप वाले केस में बहुत ज्यादा पानी है, तो इतने ज्यादा पानी को गर्म करने में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। तो लेकिन सैलो वाटर बॉडी जो है, ये देखो बहुत, इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर उतना ज्यादा नहीं है, गहराई भी उतनी नहीं है। तो इस केस में एट सेम टेम्परेचर, है ना, इन केस ऑफ सैलो वाटर बॉडी, आपका पूरा का पूरा पानी थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द रिवर, मान लो ये रिवर वगैरह है या फिर लेक वगैरह, थ्रू आउट द डेप्थ, पूरे डेप्थ का जितना भी पानी है सारा पानी गर्म हो जाएगा। तो इवेपोरेशन यहाँ से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, समर सीजन में इन केस ऑफ सैलो वाटर बॉडी इवेपोरेशन ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू डीप वाटर बॉडी, क्योंकि इस केस में पूरा का पूरा डेप्थ ऑफ वाटर आपका गर्म नहीं हो पाता है। जनरली पूरा का पूरा डेप्थ ऑफ वाटर आपका गर्म नहीं हो पाता है। ऊपर का जो पानी है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन नीचे का पानी ये नीचे ठंडा ही रहता है। इसलिए कभी इमेजिन करो इन सब चीजों को, कोई गहरा पोखर है, ठीक है, उसमें तुम डुबकी लगा दिए, ऊपर वाला पानी तो तुमको गर्म लगेगा, लेकिन नीचे जैसे गहराई में जाओगे कितना शीतल महसूस होता है, ठंडी महसूस होती है। क्यों? वहां पे टेम्परेचर उतना नहीं पहुंचा है। समझ गए बात को? ठीक है, इसलिए समर सीजन के केस में सैलो वाटर बॉडी से ज्यादा इवेपोरेशन, ओके,
मैं ये लिखवाऊंगा, अभी एक कंपैरिजन सुनो। सेम कंडीशन हम करते हैं कंसिडर इन केस ऑफ विंटर सीजन। यहां पर भी मैं सैलो डीप वाला कॉन्सेप्ट लूंगा। सैलो, ठीक है, सैलो और सैलो और डीप। यहां पे देखिएगा, तो इस सैलो वाटर बॉडी ले लिया और एक गहरा वाटर बॉडी ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे मेरे को बताइए किस वाटर बॉडी से इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो देखो विंटर सीजन में टेम्परेचर अपने आप कम है ना, तो ये सैलो वाटर बॉडी है, तो ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी का लगभग एक जैसा टेम्परेचर होगा, मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगी। बेसिक ये टर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर। यहाँ पे समर सीजन में भी अगर बात करें, सैलो वाटर बॉडी से इवेपोरेशन ज्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये पूरे वाटर बॉडी में एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर, है ना, यूनिफॉर्म टेम्परेचर ये मेंटेन कर पा रहा था, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ठीक है। उसी तरह से विंटर के केस में भी यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा ये सैलो वाटर बॉडी में, लेकिन कम टेम्परेचर होगी। वो टेम्परेचर क्या होगी, वो टेम्परेचर कम होगी। विंटर बेसिकली, विंटर में क्या होता है, हवाएं ठंडी ठंडी बहती हैं, अगल बगल का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, इस कारण से ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी ड्यू टू हीट ट्रांसफर ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन यही देखो तुम डीप वाटर बॉडी में, तो विंटर में जनरली ऐसा होता है ना, जो डीप वाटर बॉडीज होते हैं वहां पे देखोगे ऊपर ऊपर, है ना, ऊपर का जो पानी है इसका टेम्परेचर होगा बहुत कम, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, अगल बगल के एटमॉस्फेयर का, उस टेम्परेचर पे होगा आपका डीप वाटर बॉडी का टेम्परेचर, ऊपरी ऊपरी सतह पे, ऊपरे वाले लेयर्स में, ऊपर के कुछ पानी का, है ना। लेकिन नीचे आप जैसे ही मूव करोगे, निचली अंदरूनी वाटर के बारे में जैसे देखोगे, यहाँ पे टेम्परेचर होगी ज्यादा। इसलिए ठंडी के मौसम में फील करो, जो गहरा पोखर है उसमें तुम डुबकी लगाते हो तो अंदर में जाते हो तो मजा आता है। क्यों, पानी थोड़ा गर्म रहता है, उषुम रहता है, अच्छा लगता है नहाने में, तो वही चीज है। तो यहाँ पे बताइए किस केस में टेम्परेचर ज्यादा आपको मिल रहा है, डीप वाले केस में। तो विंटर में डीप वाटर बॉडी से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सिंपल सी लॉजिक है, लेकिन सैलो वाटर बॉडी से नहीं होगी ज्यादा। ओके, तो इस पॉइंट को लिख लेंगे। सो लिख लीजिए इन पॉइंट को, इवेपोरेशन विल बी मोर इन केस ऑफ सैलो वाटर बॉडी इन समर एंड इन विंटर फ्रॉम डीप वाटर बॉडी। ये स्टेटमेंट एज इट इज क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया। तो देखिए जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, ज्यादा है, उतना ज्यादा इवेपोरेशन वहां से होगा कि नहीं, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। तो लॉजिक क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे ये पूछे जाएंगे, मान लो कोई डैम वगैरह है ना, ये कोई डैम है, रिजर्वायर वगैरह, ठीक है। तो इसके पीछे ये अपस्ट्रीम में आप वाटर को स्टोर करवाओगे कि नहीं, पानी का स्टोरेज करवाओगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसमें आपको टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ वाटर को स्टोर करवानी है। तो ये वॉल्यूम हम इसका कैसे निकालेंगे, ये मान लो जो सरफेस एरिया इसका होगा, एक्सपोज सरफेस एरिया ए, मतलब एरिया ऑफ रिजर्वायर, तो ये V इक्वल टू एरिया इंटू वॉल्यूम, सॉरी एरिया इंटू डेप्थ, मतलब एवरेज डेप्थ ऑफ द रिजर्वायर D, ठीक है, एवरेज डेप्थ ऑफ द रिजर्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू D। तो मान लीजिए आपको दो कंडीशन दिया, ठीक है। एक कंडीशन ये दिया, मतलब सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको रिजर्वायर में स्टोर करवानी है, तो आप क्या करके स्टोर करवाओगे, एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा करके या सरफेस एरिया को कमा करके। ऑब्वियसली हम सरफेस एरिया को कम करने का हमेशा कोशिश करेंगे। क्यों, सरफेस एरिया कम होगा तो मेरा इवेपोरेशन लॉस कम होगा, सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन लॉस ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन लॉस कम। सो मैं सरफेस एरिया को कम करने का कोशिश करूंगा। तो सरफेस एरिया को कम करने का कोशिश करूंगा, कहने का मतलब है डेप्थ ऑफ रिजर्वायर को मैं इंक्रीज करूंगा, मतलब टू स्टोरिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमको अगर सरफेस एरिया कम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बढ़ाना होगा ना, तो डेप्थ ऑफ रिजर्वायर हमको बढ़ाना होगा। सो गहरा रिजर्वायर विद लो सरफेस एरिया इज वेरी मच सुटेबल, क्यों, वहां से इवेपोरेशन लॉसेस कम होंगे, समझ गए। तो ये लॉजिक आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मतलब ये लॉजिक है किस चीज का मैंने डिस्कशन कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ इवेपोरेशन लॉसेस, मतलब इवेपोरेशन लॉसेस को कैसे बचाया जाए, ठीक है। और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है, मतलब सरफेस एरिया, एक तो ये मेथड हो गया कि इवेपोरेशन लॉसेस से कैसे मतलब बचाया जाए, सरफेस एरिया को कम करके, ठीक है, या फिर डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी को बढ़ा के। दूसरा ये मेथड है ना, केमिकल मेथड है, हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। देखिए वो नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो केमिकल का हम यूज करते हैं, ठीक है, वो केमिकल का नाम है, यहाँ पे दो तरह के केमिकल हैं, एक है हेक्साडेकानॉल और एक है ऑक्टाडेकानॉल।
अब ये जो केमिकल का नाम मैं बता रहा हूँ, हेक्साडेकानॉल और ऑक्टाडेकानॉल। हेक्साडेकानॉल को हम कहते हैं सिटाइल अल्कोहल, ठीक है। ऑक्टाडेकानॉल को हम कहते हैं स्टेराइल अल्कोहल। ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। देखिए इसका काम कैसा है, इमेजिन करो, देखो दूध को गर्म कर दोगे तो छाली नहीं जम जाता है, उसी तरह से हम पानी के ऊपर एक केमिकल का लेयर डाल देते हैं, मतलब केमिकल का एक परत जाती है ना। और वो परत ऐसी है कि वो वाटर में इजीली ऑक्सीजन का फ्री सर्कुलेशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का फ्री सर्कुलेशन हो। ये जो केमिकल्स होते हैं ये टॉक्सिक नहीं होते, दिस आर नॉन टॉक्सिक, मतलब ये जहरीले नहीं होते, ठीक है। इसमें से बदबू नहीं आते, ऑर्डरलेस होती है, इसकी कलर भी नहीं होती, क्योंकि होगा ना केमिकल मिला दोगे इसकी, मान लो कोई कलर होगी तो पानी की एक्चुअल कलर आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये केमिकल्स जो हैं, ये दोनों केमिकल, ये कलर नहीं होते, इसमें कलरलेस होते हैं, ये इसमें बदबू नहीं आती, ऑर्डरलेस होती है, ये टॉक्सिक नहीं होती, मतलब ये इनटॉक्सिक होती है ना। और ये केमिकल लेयर ऐसे होते हैं, जब पानी के ऊपर ये जब परत बनाएंगे तो इसमें इतना अच्छा पोरोसिटी भी रहता है ना, इतना अच्छा परमिएबिलिटी रहता है कि ये एयर को और ऑक्सीजन को इजीली ये फ्री सर्कुलेट करवा पाए बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड वाटर बॉडी। समझ गए? नहीं तो देखो एयर वगैरह, अगर ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाएगा पानी से, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में इसका यूज बढ़ा होगा, डीओ अगर कम हो रहा है तो क्या होता है, मछलियां जो रह रही है एक्वाटिक लाइफ, उसको प्रॉब्लम होने लगती है, एक्वाटिक लाइफ मर जाते हैं। इसलिए डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो वैल्यू है, डीओ कंटेंट, वो कभी भी शुड नॉट बी लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। इसलिए हमको एयर सर्कुलेशन वगैरह हमको मेंटेन हमेशा करना होगा। तो ये चीज जो केमिकल है, तो ये जो परत बनाते हैं, है ना, ये केमिकल के जो भी परत बनाते हैं, दिस आर परमिएबल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम डालेंगे तो हमारा इवेपोरेशन लॉस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मतलब वो ऐसा है ना कि वो वाटर वेपर के पार्टिकल को उस लेयर से बाहर निकलने नहीं देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इजीली अंदर बाहर हो सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब इसका मतलब अल्टीमेटली यही है कि वाटर वेपर के जो पार्टिकल होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के पार्टिकल से बड़े साइज के होते हैं। समझ गए? वो बड़े साइज के होते हैं, इसलिए इन लेयर के ऊपर से, मतलब इन लेयर के थ्रू से वो पास करके एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रहे हैं। जब वेपर का पार्टिकल ही लेयर से पास करके एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रहा है तो इवेपोरेशन हुआ? नहीं हुआ। इवेपोरेशन कम हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ तो एस्केप कर ही जाते हैं, है ना। कोई होते हैं अड़ियल जिद्दी वेपर पार्टिकल्स, वो तो बाहर निकल ही जाता है। समझ गए? इसलिए ये ऐसा भी नहीं है कि 100% इफेक्टिवली रिड्यूस कर देता है, नो, इसका भी एक रेंज है। जो सिटाइल अल्कोहल है, ये देखा गया है कि ये जो इवेपोरेशन लॉसेस है, इसको बाय इफेक्टिवली 20 से 50% तक डिक्रीज कर देता है, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा अच्छा केमिकल है। तो अगर आपसे पूछे स्टेराइल अल्कोहल और सिटाइल अल्कोहल या फिर ऑक्टाडेकानॉल, हेक्साडेकानॉल, इन दोनों के बीच में कौन सा केमिकल ज़्यादा इफेक्टिव है, तो वो है सिटाइल अल्कोहल, ठीक है। वो कितना परसेंट? 20 से 50%। अब एक चीज यहाँ पे और देखी गई है, देखो ये जो केमिकल से ये क्या कर रहा है, पानी के ऊपर एक परत बना रही है ना। तो परत का अपना एक सरफेस टेंशन होता है, अपना एक सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का भी एक वैल्यू कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि क्या पूछे जाएंगे। ये चीज देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, ये चीजों को फाइंड आउट किया गया है, इसके पीछे कोई तर्क वितर्क नहीं है। दिस आर द कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, है ना। एक्सपेरिमेंटली ये चीज फाइंड आउट किया गया है कि इन परत का अगर सरफेस टेंशन 0.04 न्यूटन पर मीटर के रेंज में अगर मेंटेन किया जाए तो ऐसे कंडीशंस में इवेपोरेशन लॉसेस विल बी मिनिमम। तो अगर सरफेस टेंशन ऑफ दिस केमिकल लेयर इज इक्वल टू 0.04 न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन इज ए किस तरह का फोर्स, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है वो, ठीक है। तो अगर सरफेस टेंशन इन लेयर की इतना है, सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिग्मा, है ना। तो सिग्मा इक्वल टू 0.04 न्यूटन पर मीटर, तो इवेपोरेशन होगा मिनिमम। ओके, देख रहे हैं आप? ओके, इतना स्पीड में मैं कवर अप करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी टाइम लग रहा है। तो टाइम तो पढ़ाई में लगेगी, है ना, टाइम तो लगती है। चलिए, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया यहीं पर। अब जो हमारे पास इसमें इवेपोरेशन में एक टॉपिक बचा है, इट इज योर मेथड टू डिटरमाइन इवेपोरेशन। यहाँ से भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा, अभी जो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करना मतलब डेप्थ को इंक्रीज करना है, और ये केमिकल वाला, ये किसके अंदर का कॉन्सेप्ट था?
हाउ टू कंट्रोल इवेपोरेशन लॉस, है ना। अगर आपको हेडिंग डालनी है तो इसको लिखिए हाउ टू कंट्रोल इवेपोरेशन लॉस, या फिर इवेपोरेशन लॉस को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये 3 मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें जो मेथड है वो है, देखिए, पैन इवेपोरेशन मेथड, समझिएगा, है ना। ये पैन इवेपोरेशन क्या होता है, यहाँ पे एक कटोरा जैसा दिख रहा है आपको, पैन, है ना। एक कटोरे को कहते हैं पैन, पैन इसको क्या कहा जाता है, कटोरा। तो इसमें हम पानी भर देते हैं। पहले एक्चुअली इसको हम रखते कहाँ पर है, ये मान लो लेक है, कोई पोखर वगैरह, ठीक है। हमको एक्चुअली लेक से इवेपोरेशन कितना हो रहा है यही चीज मेजर करना है। तो लेक से जितना इवेपोरेशन होता है उसको हम कहते हैं लेक इवेपोरेशन। लेट सपोज इसको मैं लिखता हूँ LE, लेक इवेपोरेशन। तो ये इतने बड़े लेक का बहुत बड़ा सरफेस एरिया होगा। एक सोचो डैम के पीछे कितना बड़ा रिजर्वायर है, उतना बड़ा रिजर्वायर के पूरे सरफेस से कितना इवेपोरेशन हो रहा है हम कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाते, उतना ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं, इस रिजर्वायर के बगल में एक पैन को इंस्टॉल करते हैं। इस तरह का एक स्टैंडर्ड डिजाइन पैन होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैन है, इसको इंस्टॉल करते हैं। फिर इसमें हम पानी भर देते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, है ना, इतना डेप्थ पे पानी वगैरह भर दिया। अब इसका इवेपोरेशन को हम मेजर करते हैं, ठीक है। इसका इवेपोरेशन को मेजर करते हैं कि इस पैन से कितना इवेपोरेशन हो रहा है, इसको कहा जाता है पैन इवेपोरेशन, PE। अब इस पैन से रिलेटेड एक कोफिशिएंट होता है जिसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ पैन, CP, समझ गए। अब हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन रहती है, वो होती है क्या, लेक इवेपोरेशन इज इक्वल टू LE इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ पैन इनटू पैन इवेपोरेशन, ऐसा। तो ये अलग अलग तरह के पैन आते हैं, है ना, अलग अलग तरह के पैन आते हैं, मतलब अलग अलग देश के पैन है, ओके। जैसे कि क्लास ए इवेपोरेशन पैन है, इंडियन स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पैन है, कोलोराडो सनकन पैन है, अलग अलग पैन है, अलग अलग टाइप का पैन है ना। किसी का एडवांटेजेस कुछ, किसी का डिसएडवांटेज कुछ, ओके। तो लेकिन सबका रूल यही है कि लेक इवेपोरेशन का वैल्यू को बताना, है ना। और अलग अलग पैन का अलग अलग पैन कोफिशिएंट का वैल्यू होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कितने तरह के पैन होते हैं, अलग अलग पैन का पैन कोफिशिएंट का वैल्यू कितना है, कौन से पैन से ज्यादा इवेपोरेशन, कौन से पैन से कम इवेपोरेशन होगा, है ना, कौन सा पैन ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बस ये चीज। और ये जो पैन होता है ना, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम इवेपोरीमीटर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरीमीटर, इवेपोरीमीटर। तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया, समझ गए। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है इवेपोरीमीटर, क्लियर है। बस यही कल कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इवेपोरेशन को कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला जी, लेक इवेपोरेशन इक्वल टू क्या, पैन कोफिशिएंट इनटू पैन इवेपोरेशन। तो मान लो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, कोई टाइप ऑफ पैन है, उसका पैन कोफिशिएंट इतना है, पैन से इतना इवेपोरेट हो गया, तो लेक इवेपोरेशन बताइए। या फिर लेक से इतना इवेपोरेशन हो रहा है और जो पैन यूज किए हैं वो पैन का नाम दे देगा और पैन कोफिशिएंट नहीं बताएगा, तो उस केस में पैन कोफिशिएंट खुद एज्यूम करना है ना। और पैन इवेपोरेशन कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, समझ जाओ बात, है ना। या फिर कुछ भी और थोड़ा घुमाने फिराने के लिए आपको पैन कोफिशिएंट निकलवा के इसके वैल्यू को देखते हुए पूछेगा कि ये किस तरह का पैन है, समझ रहे। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये हुआ बेसिक कंसेप्ट। अब हम देखते हैं ये पैन इवेपोरेशन मेथड। अब हम देखते हैं इसके अंदर का चीजें, मैं आपको लिखवाते चलूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसके अंदर की चीजें, अब देखिए ये जो पैन है इसमें देखिए सबसे पहले ये किस चीज की बनी हुई रहती है, इन सब चीजों को सुनो। ये होती है स्टील की बनी हुई, गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है। ये स्टील की बनी हुई रहती है, या फिर आयरन शीट आप कह सकते हो, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। एक्चुअली इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, ये उसकी बनी रहती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, ठीक है। अब देखिए जहां पर ऐसे लोकेशन जहां पर कोलिजन होने का चांसेस होता है, जंग लगने का चांसेस होता है, तो इस चीज को बनाया जाता है बाय यूजिंग मोनल मेटल, मोनल मेटल। अब ये जो मोनल मेटल है ये क्या होता है, इट इज वन टाइप ऑफ एलॉय। ये एक तरह का एलॉय होता है, किसका, निकल और कॉपर का, निकल एंड कॉपर का, समझ गए, ठीक है। तो जहां पे कोलिजन होने का चांसेस है, जंग लगने का, तो वहां के लिए जो पैन बनाई जाती है वो मोनल मेटल का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। अब देखो ये जो ऊपर जाली लगाया गया है, यहाँ पे एक जाली दिख रहा है, ये जाली लगाने का पर्पस क्या होता है,
अरे जाली लगाने का सिंपल यही पर्पज है कि चिड़िया वगैरह आएगा बैठेगा, किसी को प्यास लगा तो नीचे पानी से पानी निकाल के पीने लगेगा, इसलिए जाली लगा दी ताकि वो चोंच अपना घुसा ही नहीं पाए। समझ गए? बस यही पर्पज होती है ओके जाली लगाने का। ये जाली लगाने का एक तो बेसिक पर्पस मैंने आपको बताया, चिड़िया वगैरह आके ये वाटर को डिस्टर्ब ना कर दे। प्लस ये जाली क्या करता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करने में काम करता है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम करता है। समझ गए? तो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मोनल मेटल का काम पूछा जा सकता है। गल्वनाइज्ड आयरन शीट की ये बेसिकली बनी रहती है, लेकिन जहाँ जंग लगने की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ये। ठीक है, अब चलिए। अच्छा देखो, ये जो पेन होते हैं ये बेसिकली हमारे पास तीन तरह के पेन है। क्लास ए इवेपोरेशन पेन, इंडियन स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पेन और कोलोराडो सनकन पेन। इन तीन अलग अलग तरह के पेन का यूज करते हैं। क्लास ए इवेपोरेशन पेन और इंडियन स्टैंडर्ड पेन को हम क्या करते हैं, ये लेक है तो लेक के बगल पे कहीं जमीन पर हम इंस्टॉल करते हैं, लैंड के ऊपर। ठीक है, अब देखिए कोलोराडो सनकन पेन, जैसा कि नाम है सनकन, मतलब उसको हम क्या करते हैं, उस पेन को पानी वानी डाल के हम उसी लेक में ही छोड़ देते हैं, फ्लोट करते रहता है ये। समझ गए? ताकि और ओरिजिनल कंडीशन आपको मिल पाए, और एक्चुअल कंडीशन आप हाइड्रोडायनामिक कंडीशन जो है और एक्चुअल हाइड्रोडायनामिक कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आप मेजरमेंट ले पाओ। इसलिए वो और एडवांस वर्जन ऑफ पेन है कोलोराडो सनकन पेन। लेकिन हम यूज करते हैं कौन सा, इंडियन स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पेन। समझ गए? ओके, तो जो ISI पेन होती है, पेन मतलब इसी तरह का है ना, तो जो ISI पेन होती है, सुनते चलिए, यही सब इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी दिमाग में आ जाएंगे एग्जाम में तो टिक लगा दोगे, और ज्यादा क्या डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो ISI पेन है इसका अगर मैं डायमेंशन बताऊं, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा, इसका डायमेंशन, ये जो डेप्थ होती है इसकी, ये होती है 255 mm। इंडियन स्टैंडर्ड पेन का बात कर रहा हूँ। और इसका जो डायामीटर होता है ये होता है लगभग 1220 mm। समझ गए? इतना 1220 mm ये डायमीटर होती है। अब क्लास ए पेन का, ये इंडियन स्टैंडर्ड पेन हो गया। अब क्लास ए पेन का अगर मैं डायमेंशन का बात करूं, क्लास ए पेन का, ये भी इंडियन स्टैंडर्ड पेन से मिलता जुलता है। इसका भी डेप्थ सेम रहता है जितना ISI पेन का डेप्थ है, 255 mm। डेप्थ कहने का मतलब है ये वाला पार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डेप्थ, इसको हम कहेंगे डेप्थ। ठीक है, इसको हम कहेंगे डेप्थ। और डायामीटर मतलब ये बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इसे हम कह रहे हैं डायामीटर। ओके, तो क्लास ए, ये जो अभी बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं क्लास ए का। क्लास ए का जो डायमेंशन होता है 255, और इसका जो बेस डाया होता है वो होता है 1210 mm। याद रखने का तरीका, क्लास ए से कॉपी किया है किसने, इंडियन स्टैंडर्ड ने, और उसने 10 mm बढ़ा के दे दिया। बस इसका 1210, इसका 1220। ओके, क्लास ए पेन जो है, सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड पेन जो है, ये इंडिया का है, जो कि क्लास ए पेन का कॉपी है। क्लास ए पेन का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, ये अमेरिका का है, US स्टैंडर्ड वेदर ब्यूरो डिपार्टमेंट है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड वेदर ब्यूरो डिपार्टमेंट, अमेरिकन वेदर ब्यूरो डिपार्टमेंट, मतलब ये अमेरिका का है। कौन सा, क्लास ए पेन, ये उनका जो वेदर ब्यूरो डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने डेवलप किया था। कौन सा, क्लास ए पेन। जंग लगने के केस में मोनल मेटल, यहाँ पे लिख देता हूं, इन केस ऑफ कोरिजन। समझ गए? हम क्या यूज करेंगे, मोनल मेटल। वो क्या होती है, एलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर। और ये डायमेंशन वगैरह समझ गए। कोलोराडो सनकन पेन का डायमेंशन वगैरह समझने का आपको जरूरत नहीं है। चलिए अब हम देख लेंगे सीधा का सीधा क्या, पेन इवेपोरेशन, सॉरी पेन कोफिशिएंट के वैल्यूज को। तो आपसे एग्जाम में ये वैल्यूज पूछे जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तो एकदम ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, यहाँ से बहुत लॉजिक क्लियर होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में LE = CP × PE हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये फील्ड मेथड है। ये जो मेथड है पेन इवेपोरेशन टेक्निक है ना, इवेपोरेशन को मेजर करने का, ये फील्ड मेथड है, ये आप फील्ड में कर रहे हो। ओके, दिस आर फील्ड मेथड्स। तो देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ पेन है, मैंने 3 अलग अलग तरह के पेन बोला। 0.7 होता है क्लास ए पेन का, 0.8 होता है इंडियन स्टैंडर्ड पेन का, और 0.78 होता है कोलोराडो सनकन पेन का। तो ये लिख लीजिए 0.7 क्लास ए पेन के लिए अमेरिका। ठीक है,
0.8 होगा इंडियन स्टैंडर्ड पेन के लिए, 0.78 होता है कोलोराडो सनकन पेन के लिए। अब देखो यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। देखिए कोई एक लेक है, तो इसका लेक का जो इवेपोरेशन है जितना होना है वो तो एक्चुअली होगा ही होगा। अब हमारे पास निकालने का टेक्निक है, ये 3 तरह का अलग अलग पेन है और ये 3 अलग अलग पेन कोफिशिएंट का वैल्यू है, तो ये 3 अलग अलग पेन को यूज करो भैया, ये 3 अलग अलग पेन को यूज करो। तो देखो ये मान लो पहला वाला पेन है, इसको मैं फर्स्ट 1 2 3 ऐसा नाम दे देता हूँ, है ना। ये अमेरिका वाला, ये इंडिया वाला, ये फिर कोलोराडो वाला तीसरा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, पेन से इवेपोरेशन होगी, है ना, फिर तीनों से पेन से इवेपोरेशन हो रही होगी। और कोलोराडो सनकन वाला तो एक्चुअली लेक में ही तैरते रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कंपैरिजन के लिए बाहर दिखा दिया हूँ। तो यहाँ से भी पेन इवेपोरेशन होगी। तो अब बताओ सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, लेक से इवेपोरेशन निकाल रहे हो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, लेक इवेपोरेशन इज कांस्टेंट, जितना होना है वो तो हो ही रहा है एक्चुअली में, समझ गए। अब देखिए अगर आप कौन सा अमेरिका वाला यूज कर रहे हैं तो इसके लिए पेन कोफिशिएंट है 0.7 का, इंडिया वाला यूज कर रहे हैं तो इसके लिए पेन कोफिशिएंट है 0.8 का, और कोलोराडो वाला यूज कर रहे हैं तो इसके लिए पेन कोफिशिएंट है 0.78 का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पेन से सबसे ज्यादा इवेपोरेशन लॉस होता है, कौन से पेन से होगा। देखो फॉर्मूला सोचना, लेक इवेपोरेशन बराबर क्या होता है, पेन कोफिशिएंट इनटू पेन इवेपोरेशन, ठीक है। तो देखिए सेम लेक इवेपोरेशन के वैल्यू को बताने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अमेरिका वाला में 0.7 मतलब 70%, मतलब यहाँ से इस वाले पेन से जितना भी इवेपोरेशन हुआ है उसका मात्र 70% इवेपोरेशन होगा लेक इवेपोरेशन। यही मतलब होता है ना 0.7 इंटू पेन इवेपोरेशन का, समझ गए। तो मतलब अमेरिका वाला पेन से जितना भी टोटल इवेपोरेशन हुई होगी उसका मात्र 70% इवेपोरेशन निकालेंगे तो उस लेक से इवेपोरेशन की वैल्यू निकल गई होगी। एट द सेम टाइम अगर आपने इंडियन स्टैंडर्ड पेन को यूज किया होता तो आप देखते कि जो भी इंडियन स्टैंडर्ड पेन से इवेपोरेशन हुआ है उसका 80% आपको लेक इवेपोरेशन दे रहा, मतलब उसका 80%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमेरिका वाला पेन है इसमें से, अमेरिका वाला जो पेन है इसमें से इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है ना। इस चीज को आप फॉर्मूला से ऐसे भी समझ सकते हो। देखो अगर यही फॉर्मूला को हम उल्टा कर दें, हमको पेन इवेपोरेशन का वैल्यू बताना है तो पेन इवेपोरेशन इक्वल टू लेक इवेपोरेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ पेन सीपी लिख सकते हैं। लेक इवेपोरेशन तो मैंने बोल दिया कांस्टेंट होगा, तो अब देखिए सीपी का वैल्यू अगर कम होगा कोफिशिएंट ऑफ पेन का तो क्या पेन इवेपोरेशन का वैल्यू ज्यादा नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो ध्यान में रखना है अमेरिका वाला जो पेन है उसमें से पेन इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इसलिए उसका मात्र 70% आपको लेक से इवेपोरेशन दे देता है। इंडियन स्टैंडर्ड पेन से जो इवेपोरेशन लॉस है पेन से वो कम होती है, इसलिए उसका मात्र उसका 80% आप लेंगे तब जाके आपको लेक इवेपोरेशन मिलेगा, समझ गए। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ पेन, इसके वैल्यू पर डिपेंड करता हुआ आपसे पूछा जा सकता है कंपैरिजन कि कौन से पेन में ज्यादा लॉस कौन सा पेन में कम लॉस, समझ गए। ये चीज लेक इवेपोरेशन हमेशा रहेगी कांस्टेंट, ये बात को ध्यान रखना। तो ये लॉजिक पूछा जा सकता है, तो इसको एज ए ऑब्जेक्टिव नोट आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इन सब चीजों को लिख लीजिए, क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका फील्ड मेथड। अब अदर मेथड कुछ कुछ है उन पर बात करते हैं। एक इंपेरिकल मेथड है, इंपेरिकल मेथड, ठीक है, इंपेरिकल मेथड। ये जो इंपेरिकल मेथड है इस मेथड का फॉर्मूला वगैरह हमको अभी जानने का जरूरत नहीं है हमारे ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये गेट वगैरह में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये इन्होंने दिया था मेयर्स ने, मेयर्स, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला को यूज करके हम टोटल इवेपोरेशन लॉस को कैलकुलेट करते हैं। और आपके सेफ्टी के लिए मैं आपको ये बता दूं, मेयर्स फॉर्मूला जो है ये डाल्टन्स इवेपोरेशन लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये डाल्टन्स लॉ पर डिपेंड करता है ये फॉर्मूला। ओके, और मेयर्स फॉर्मूला के तहत जो इवेपोरेशन लॉस की इक्वेशन निकल के आती है इसको मैं लिखूंगा EL। इस इक्वेशन को भी आपको मैं लिखवा देता हूं। तो ये रहा आपका मेयर्स फॉर्मूला, जो कि आप ध्यान में रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्टिव भी नहीं, हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से भी पूछ ले। तो EL इक्वल टू KM, KM, K ये बड़ा है, M सबस्क्रिप्ट है मतलब छोटा m, ऐसा KM EW माइनस EA ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 1 प्लस V9/16,
ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। अब इसमें क्या क्या है देखिए, EL जो है इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो इसमें जैसा यूनिट जिस पैरामीटर का बताया गया वैसा ही लेना होता है। इवेपोरेशन लॉस रेट इन mm पर डे, ये जो निकलेगा mm पर डे में निकलेगा। Km एक तरह का कांस्टेंट है जो कि डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ वाटर बॉडी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ वाटर बॉडी के ऊपर। 0.36 होता है फॉर डीप वाटर बॉडी, 0.50 होता है फॉर स्मॉल वाटर बॉडी एंड सेलो बॉडी। समझ गए, फॉर स्मॉल एंड सेलो वाटर बॉडी, आप ऐसे लिखिए, फॉर स्मॉल एंड सेलो वाटर बॉडी। EW क्या है पहले ही से आपको बता दिया गया, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। इसका जो यूनिट है ये हम लेते हैं मरकरी कॉलम mm ऑफ Hg, ठीक है, mm ऑफ Hg। देखिए अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बताते हैं इन mm ऑफ Hg, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू, या फिर सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल होती है, ठीक है, ओके, मतलब 1 atm, ओके, 1 atm इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होती है, 760 मरकरी कॉलम हाइट mm ऑफ Hg। ये हम कैसे निकालते हैं, पीजोमीटर को यूज करके निकालते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ गया। तो ये 760 mm ऑफ Hg का मतलब ये होगा कि इट इज 101.325 पास्कल, ठीक है, इतना, ओके। यही अगर वाटर कॉलम में बात करूं तो ये होती है 10.3 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम, 10.3 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम, अगर मैं वाटर कॉलम के टर्म्स में बात करूं, ठीक है। ये सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है, 1 atm बराबर इतना। तो लेकिन हमको यहाँ पे बतानी है जो यूनिट लेनी है इस इक्वेशन में mm ऑफ Hg के अंदर, ठीक है। चलिए ये सब तो देखिए अतिरिक्त थोड़ा मोड़ा बताते चलना है, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव पेपर आपका इसी लेवल का होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा डीप भी नहीं जा रहे हैं कि मैं आप बोलोगे पढ़ाने के लिए मैं इतने गंदे तरीके से पढ़ा दूंगा, आप ये व्यापम वगैरह ये छोटा मोटा एग्जाम क्या है, यू विल क्लियरिंग इजीली द UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया। लेकिन हमको जरूरत नहीं है आपका ये सब इंजीनियर या फिर स्टेट जेई लेवल के लिए, और हम यहाँ पे क्रैश कोर्स के माध्यम से ये स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कॉन्साइज में मैक्सिमम आउटपुट लेने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स का यही मतलब होता है कि आपने पहले कभी पढ़ रखा है, अब आपको एक क्विक रिवीजन सेशन चाहिए, ओके। तो EA क्या है, एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर इन mm ऑफ Hg, ठीक है। नाउ V9 इट इज क्या है, ये जो है V9, Vg आप इसको नहीं लिखिएगा, हमारे लिखने का तरीका है, हम इसको लिखे V9। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर इन किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ एयर इन किलोमीटर पर आवर 9 मीटर अबव वाटर बॉडी फ्री सरफेस, इसे कहते हैं V9। अब ये V9 को निकालने का एक तरीका है, हम ये जो V9 निकालते हैं, हम ये निकालते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने, 1/7, ठीक है, पावर लॉ को यूज करके, 1/7 पावर लॉ। अब ये 1/7 पावर लॉ क्या है, देखिए एक बेसिक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लो ये वाटर बॉडी का फ्री सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये H1 हाइट है, और यहाँ पे जो विंड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी दिया हुआ आपको V1, और लेट्स सपोज यहाँ ये कोई H2 हाइट है, H2 हाइट अबव द वाटर सरफेस है ना, और यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है V2, इस तरह से दिया होगा आपको। अब आपको क्या, कहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, 9 मीटर हाइट पे, मतलब ये वाटर सरफेस से 9 मीटर हाइट पे कितना विंड का वेलोसिटी है, तो आपको क्या दिया होगा ना, V1 डेटा दिया होगा, H1 डेटा दिया होगा, और H2 तो आपको मालूम ही है कितना हो जाएगा, 9 मीटर है ना। तो आपको 9 मीटर पे नहीं देके कोई अदर हाइट पे वेलोसिटी अगर दे दिया है, लेकिन आपको 9 मीटर पे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग 1/7 पावर लॉ। और 1/7 पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, V1/V2, ठीक है। ये जो रेशियो होगा इट विल बी इक्वल टू H1/H2 ब्रैकेट 1/7, दिस इज योर 1/7 पावर लॉ। ये रिलेशनशिप को यूज करके हम अपना वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इसमें जो भी मान लीजिए कोई 9 मीटर वाला जो भी है, आप 9 मीटर अगर V2 को 9 मीटर ले रहे हो है ना, तो ये वेलोसिटी आपको निकालनी होगी, तो यहाँ पे H2 की जगह 9 मीटर पुट कर दीजिए। बाकी जो क्वेश्चन में दिया है कोई अदर हाइट पे, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, V1 और H1, समझ गए, और इस इक्वेशन को लगा दीजिए, आपको निकल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा AE लेवल पे जरूर पूछे जा सकते हैं यहाँ से, है ना, ओके। व्यापम लेवल पे यहाँ से 1/7 पावर लॉ क्या होता है, ऐसा वैसा ये सब चीजें
पूछे जा सकते हैं आपसे, नो डाउट, बिल्कुल पूछेंगे। ये Km का जो वैल्यू बताया मैंने, इसका वैल्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए आप इतना पढ़ ही रहे हैं तो और दो नाम जान लीजिए। देखिए इवापोरेशन लॉसेस को मेजर करने का भी आपको मैंने दो तरीका बताया। एक मैंने बताया फील्ड मेथड, जो पेन को इवापोरीमीटर को यूज करके हम निकालते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको इंपेरिकल मेथड, मेयर्स फार्मूला। तीसरे और चौथे फार्मूले जो हैं ये बहुत हाई लेवल का स्टडी है, ठीक है। हमारे जो एग्जामिनेशन के लिए हम कर रहे हैं उनके लिए ये सब जरूरी नहीं है, नाम जानना काफी है। वाटर बजट इक्वेशन, ये चीज मैंने आपको पहला क्लास में भी बता रखा है। टोटल कितना इनकम हुआ, कितना आउटगोइंग हुआ, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। बस वही एक बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई करके, है ना, हम इवेपोरेशन लॉसेस को भी कंसिडर कर सकते हैं। इवेपोरेशन लॉस क्या है? कोई भी सिस्टम में पानी आने के बाद वहां से बाहर जा रहा है, मतलब ये आउटगोइंग में कैलकुलेट होगा, समझ गए। तो इस तरह से हम एक मतलब नेट टोटल इनकमिंग माइनस टोटल आउटगोइंग इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा के, जो कि होता है वाटर बजट इक्वेशन, हम इवेपोरेशन लॉस को वहाँ पे अननोन रहेगा और बाकी सारा डेटा गिवन होगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो वाटर बजट इक्वेशन मैंने आपको बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से एक हमारे पास और एक मेथड होती है जो कि बहुत ही ज्यादा, है ना, मतलब रिलायबल मेथड होती है, करेक्ट मेथड होती है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, एनालिटिक बहुत, मतलब एनालिसिस वगैरह बहुत ज्यादा करना पड़ता है। दैट इज योर एनर्जी बजट मेथड, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए बस। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा वाला हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी के साथ हमने इवेपोरेशन लॉसेस को अच्छे से कवर अप कर लिया। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बाबू लोग आंसर कर दोगे, ठीक है। देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जिसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, हम लोग उसी में टाइम बिताएंगे। जहां पर हमको उड़ाना है वहां पर हम उड़ाते चलेंगे, जो जरूरी नहीं है, समझ गए, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो जरूरी है, जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो तो हमको स्टडी करना ही करना है, क्या समझे, ठीक है। तो अब देखिए, आपको अगर ये जो पीडीएफ चाहिए जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन कब होगी, इंतजार करो। अभी देखो यहाँ पे पेज काउंट करो, 38 पेज हुआ है, समझ गए बात को। ये 100 हो जाने दीजिए, 100 पेज हो जाने दीजिए, मैं आपको इसका कॉपी बना के दे दूंगा। और हम लोग कोशिश करेंगे 100 या 150 पन्ने में हाइड्रोलॉजी को खत्म भी कर दें, है ना, ज़्यादा हम लेंगे भी नहीं, हाइड्रोलॉजी खत्म कर दें, क्योंकि हमको 10 से 15 घंटा हमको हमारा टारगेट है। इसी के अंदर में आपको इतना बढ़िया से हाइड्रोलॉजी पढ़ा दें कि आपका एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। सब चीज़ों को समझते हुए आप टाइमली रिविजन करते रहिए चीज़ों का, ये बहुत ज़रूरी है। कॉपी अच्छे से लिखिए, जितना भी चीज़ लिखवा रहा हूँ बैठ के अच्छे से लिखो कॉपी पे, ये भी ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखवाता मैं, ठीक है। तो लेकिन जैसे भी इधर उधर जहाँ भी जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ उसको आप कॉपी पे लिखिए और उसको याद करते रहिए, बारंबार समझते रहिए, जो चीज़ मैं बोला उसको याद करते रहो, ठीक है। आपके पास वीडियो है ही, बारंबार देखो। डाउट के लिए आपको डाउट आती है तो मैसेज कर देना, वो डाउट हम तक पहुंच जाएगी, है ना, तो हम आपको रिप्लाई दे दिया करेंगे, तो वो रिप्लाई आप तक पहुंच जाएगी। क्लियर है। अब जरा इस वाले टर्म को समझिए, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो छोटा सा टर्म है, इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर इसको हम कंजम्पटिव यूज भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाई CU, कंजम्पटिव यूज, ये हम इरिगेशन में कहते हैं, ठीक है। इरिगेशन के अंदर कंजम्पटिव यूज कहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कि एक प्लांट को कितना वाटर चाहिए होती है, तो वो इवेपोट्रांसपिरेशन के बराबर की पानी चाहिए होती है, ठीक है। या आप इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ोगे भी। हम यहाँ पे कुछ बेसिक बात करना चाहते हैं। यहाँ से देखिए, ये एक बहुत बड़ा इलाका है, मान लो ये बहुत बड़ा इलाका है। इस बहुत बड़े इलाके में आपका, मैं जैसे बोला, ट्रीज भी होगा, है ना, चारों बगल पेड़ पौधे सब कुछ है, ठीक है। ऐसा सोच के चलो, चारों बगल पेड़ पौधा सब कुछ है, और यहाँ पे मान लो लेक वगैरह भी है, पोखर वगैरह भी है ना, पोखर है, नदी है, रिवर है। तो देखिए यहाँ से जो लेक या फिर वाटर बॉडी, ये सब वाटर बॉडी वाला है, ये वाटर बॉडीज है, दीज आर दी वाटर बॉडीज, ठीक है। यहाँ से जो पानी लॉस हो रही होगी वो इवेपोरेशन, सरफेस से इवेपोरेट करके निकल रही होगी पानी और लॉस हो रही होगी, एटमॉस्फेयर में जा रही होगी, है ना, इन फॉर्म ऑफ वेपर। यहाँ से इवेपोरेशन हो रही होगी, इवेपोरेशंस। और मैंने एक चीज आपको बोला था, क्या बोला था, कि जो प्लांट है ये क्या करते हैं, सॉयल, जो प्लांट का जो रूट जोन होता है, ठीक है, रूट जोन, ओके, रूट जोन, इसमें जो रूट जोन में जो सॉयल है, इसमें जो वाटर प्रेजेंट है, रूट जोन में जो सॉयल है उसमें जो वाटर प्रेजेंट है, उन वाटर को रूट एक्सट्रैक्ट करता है,
तो रूट जो उस पानी को सॉइल से निकालने में जो प्रेशर लगाता है उसको सक्शन प्रेशर कहा जाता है, याद रखिएगा, उस प्रेशर को सक्शन प्रेशर कहा जाता है। तो रूट ने प्रेशर लगाया, पानी को लिया फिर अपने में यूज किया, अपने ग्रोथ में यूज किया, प्लांट अपने ग्रोथ में यूज किया, फिर जितना यूज करना था किया, और बाकी का जो पानी है वो क्या होता है, ये जो प्लांट के पत्ते हैं ना, ठीक है, ये जो पेड़ पौधे के पत्ते हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ओपनिंग होते हैं, जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा। इन ओपनिंग से बाहर निकल जाते हैं पानी अगेन वेपर के फॉर्म में, अगेन वेपर के फॉर्म में, ठीक है। ये जो प्रोसेस आपका प्लांट करता है इसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। अब देखो एक चीज, जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन जो है ये कभी भी हो सकता है, कहने का मतलब है डे एंड नाइट दोनों टाइम इवेपोरेशन चलते रहती है, वो तो चल रही है, इवेपोरेशन चल रही है। लेकिन जो ट्रांसपीरेशन है ये केवल डे टाइम में होता है, दिन के समय, डे टाइम ओनली। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, इसका जो छिद्र है, जो ओपनिंग है स्टोमाटा, ये बंद हो जाता है रात में, बस समझ गए। पत्तों का जो ओपनिंग होता है वो रात में बंद हो जाता है, तो बंद जब हो जाएगा तो वेपर निकल पाएगा वहां से? नहीं निकल पाएगा। तो ट्रांसपीरेशन इज कन्फाइंड टू डे टाइम ओनली, ट्रांसपीरेशन केवल दिन में होगा, लेकिन इवेपोरेशन दिन रात हरदम हो रहा है। तो एक कोई एरिया है, उस टोटल एरिया से आप ये पता लगाने की कोशिश करोगे कि वहां से टोटल वाटर लॉस कितना हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ वेपर कितना लॉस हो रहा है। तो उस एरिया में जो रिवर है, लेक है, उनसे उनके सरफेस इवेपोरेशन के फॉर्म में हो रहा है, और वहां पे जो प्लांट है, प्लांट मतलब कोई भी छोटा पेड़ पौधा, बड़े बड़े प्लांट, घास भूस, कुछ भी, पूरा लैंड से हर जगह से ट्रांसपीरेशन भी हो रही होगी एट द सेम टाइम, है ना। तो वो टोटल लॉस को एक तरह से मिला के हम उसको इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। मतलब अगर हम इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इवेपो ट्रांसपीरेशन, इवेपो ट्रांसपीरेशन। और ये इवेपो ट्रांसपीरेशन में जितना पानी लॉस होता है ना, जितना पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ये समझिए कि इतना ही पानी किसी एक खेत में, मान लो अगर इरिगेशन इंजीनियरिंग के टर्म्स में बात करें तो कोई एक खेत में आपने क्या किया हुआ है? क्रॉप लगाया हुआ है, ठीक है। इस खेत में एक पर्टिकुलर एरिया है, एरिया ऑफ दिस फील्ड इज ए, मतलब इस खेत का एरिया है अपना, इसमें आपने कोई खेती किया हुआ है, धान लगाया, गेहूं लगाया, जो भी लगाया। तो ये जो खेती आपने किया है, तो यहाँ पे जो प्लांट भी है, फिर इसमें आप इरिगेशन वाटर भी डालोगे, है ना, पटवन करने के लिए वाटर हम अप्लाई करते हैं। तो ये हम कितना वाटर अप्लाई करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम कितना वाटर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्लांट, ये जो खेती में, ये जो खेती आपने लगाया, किस तरह का फसल लगाया है और उसका वाटर रिक्वायरमेंट कितना है। तो कोई भी खेती का, कोई भी प्लांट का जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो होता है उसके कंजम्पटिव यूज के बराबर, और ये कंजम्पटिव यूज क्या होती है? इट इज नथिंग बट इवेपो ट्रांसपीरेशन। इस चीज को हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में बहुत डिटेल वे में पढ़ते हैं। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है ना, वो उसे हम क्या कहते हैं? कंजम्पटिव यूज, है ना, या फिर उसको हम इवेपो ट्रांसपीरेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए अगर मान लो ठीक है, जो आप ये वाटर अप्लाई करोगे, है ना, क्रॉप के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, मतलब जितना उसको चाहिए, जितना उसका यूज है, उससे ज्यादा ही वो पानी मतलब वहां अवेलेबल है। तो ऐसे केसेस में प्लांट क्या करेगा? मैक्सिमम वाटर लेगा, मैक्सिमम वाटर को यूज करेगा। तो वो जो इवेपो ट्रांसपीरेशन तब हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन, उसको हम कहते हैं पीईटी, है ना, उसको पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। इसको थियोरेटिकली आप अगर कहोगे तो इट इज मैक्सिमम इवेपो ट्रांसपीरेशन, मैक्सिमम ईटी लिख देता हूं सीधा, मैक्सिमम इवेपो ट्रांसपीरेशन। अब देखिए, अब ये मैक्सिमम इवेपो ट्रांसपीरेशन कब हो रहा है? व्हेन देयर इज नो लिमिट ऑन वाटर, मतलब वाटर आपके पास प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, जितना चाहिए, जितना लॉस होना है होने दो भाई, प्लेंटी ऑफ वाटर आपके पास अवेलेबल है। तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन। लेकिन मान लीजिए जो ये वाटर रिक्वायरमेंट है ना, इसमें रेस्ट्रिक्शन है, मतलब जितना पानी मैक्सिमम के लिए चाहिए उतना पानी आपके पास है नहीं, उससे कम है, तो जितना है उतना यूज करेगा।
तो जितना है उतना यूज करेगा, तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, एईटी। तो ये पीईटी और एईटी का बेसिक मतलब आपको समझ में आया, तो आप इतना ध्यान में रखिए कि व्हाट इज एईटी, व्हाट इज पीईटी। पीईटी तब होता है जब पानी के रिक्वायरमेंट पे कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास प्लेंटी ऑफ या फिर सरप्लस ऑफ वाटर अवेलेबल है, ऐसा कोई कंडीशन में तब मैक्सिमम यूज करेगा, ऐसा समझो, उसको हम कहेंगे पीईटी। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन कब होगी, जब वाटर जो हमारे पास है, जो हम देंगे खेती में, उसमें लिमिटेशन है, हमारे पास उतना पानी नहीं है जितना उसको चाहिए, तो हमने कम पानी ही प्रोवाइड किया, मतलब मैक्सिमम वो खेती जितना यूज करेगा, उसको जितना चाहिए हम उतना नहीं प्रोवाइड करके उससे कम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम जितना प्रोवाइड कर रहे हैं उतना यूज करेगा, उसको हम एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं, एईटी। तो एईटी के केस में वाटर पर लिमिटेशन है ना, एईटी के केस में वाटर पे लिमिटेशन है। तो ये दो टर्म समझ में आई, तो दो टर्म को ध्यान रखिए, इसको आगे चल के एक रेशियो में आपको डिफाइन करके बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं और क्या बताना चाहता हूँ, हाँ तो देखो, इवेपोरेशन होता था दिन और रात कभी भी हो सकता है, ट्रांसपिरेशन होता है केवल दिन में। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन, फिर अगर मैं बोलूँ इसके बारे में पूछूं तो ये दिन और रात कभी भी हो सकता है, डे एंड नाइट, एनी टाइम, समझ गए, डे एंड नाइट एनी टाइम, ओके, ये कभी भी हो सकता है। तो ये पूछे जाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ये सब पूछेंगे, जो लॉजिक में आपसे अभी बात कर रहा हूँ सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका घूमेगा। और क्या, मेजरमेंट टेक्निक देखो, इवेपो ट्रांसपिरेशन को मेजरमेंट करने का एक सबसे बढ़िया मेथड जो हमारे पास है, ऐसे तो बहुत सारे मेथड है, बहुत फील्ड क्लॉथ मेथड, ये वो बहुत सारे मेथड है, लेकिन एक नाम एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं हर वक्त घूमता हुआ मिलेगा, उसको ध्यान में रखिए, पेनमैन इक्वेशन, पेनमैन्स मेथड जो है, इट इज ए मेथड टू मेजर द इवेपो ट्रांसपिरेशन वैल्यू। ये क्या मेजर करता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन वैल्यू। अब ये जो पेनमैन मेथड है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये दो नियमों के ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी बैलेंस, ये चीज भी पूछी जाती है, एनर्जी बैलेंस एंड मास बैलेंस, मतलब एनर्जी बैलेंस प्लस मास बैलेंस, ये दोनों को कंसिडर करता हुआ ये मेथड दिया गया है। वेरी गुड मेथड, हाईली रिकमेंडेड मेथड। अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI रिकमेंडेशन। तो IARI ने रिकमेंड किया है कि हम पेनमैन मेथड को यूज करें, ठीक है। तो एनर्जी बैलेंस प्लस मास ट्रांसफर, ठीक है, ये इन दोनों अप्रोच को फॉलो करता हुआ ये मेथड दिया गया है, पेनमैन मेथड। अब इसका इक्वेशन देखिए, गंदा इक्वेशन है, हम इरिगेशन में तो याद करते हैं बहुत हाई लेवल एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, ओके, यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक चीज सुनो, कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि ये जो पेनमैन मेथड है, इवेपो ट्रांसपिरेशन तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने दो तरह का इवेपो ट्रांसपिरेशन आपको बताया, कौन सा, एक तो बताया मैंने एईटी पीईटी, तो पेनमैन्स क्या देता है, एक्चुअली ये पीईटी देता है। अब जब भी ऑप्शन आएगा आप टिक लगा देना पीईटी, यही ऑप्शन को वो लोग करेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है। और जो एईटी है, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, इसको भी देखो, मैंने बताया इवेपो ट्रांसपिरेशन को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है, तो इरिगेशन में आप पढ़ेंगे इसमें बहुत सारा मेथड है, 10-12 तरह का टेक्निक है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो उसका नाम याद रखिए, जो एईटी हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं थ्रॉन्ट वेट वाटर बैलेंस टेक्निक, लिखवा देता हूँ, ओके। तो ये रहा थ्रॉन्ट वेट वाटर बैलेंस टेक्निक, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, ये एईटी एंड पीईटी का वैल्यू को यूज करके कुछ एक रेशियो डिफाइन किया गया है, उसको हम देखेंगे एक्चुअली। तो वो जो रेशियो है उसको हम कहते हैं, एक इंडेक्स एक्चुअली डिफाइन किया गया है, उसको हम कहते हैं एरिडिटी इंडेक्स, मतलब इसको हम लिखेंगे एज ए AI शॉर्ट फॉर्म। तो इट इज नथिंग बट इट इज पीईटी माइनस एईटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई पीईटी। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं, तो इंटू 100%, समझ गए बात को।
तो देखिए ये एरिडिटी इंडेक्स पर बेस्ड भी कभी कभी हम सॉइल की कंडीशन को बताते हैं। तो एरिडिटी इंडेक्स जब 0 होती है तो इसका मतलब वो नॉन एरिड सॉइल उसको कहा जाता है। जब एरिडिटी इंडेक्स का जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 25, एक से अधिक है बट 25 से कम है या उसके बराबर है, तो उसको हम कहेंगे माइल्ड एरिड। माइल्ड एरिड, ठीक है, माइल्ड एरिड। नाउ एरिडिटी इंडेक्स अगर ऐसा है कि इट इज ग्रेटर देन 25, ठीक है, मतलब 26, ठीक है, ग्रेटर देन 25 या फिर लेस देन इक्वल टू 50, तो इसको हम कहेंगे मॉडरेट एरिड। इसे मॉडरेट एरिड कहा जाता है, ठीक है, मॉडरेट एरिड। चौथा कंडीशन, जब एरिडिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 50, यही वाला कंडीशन हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे सीवियर एरिड। सीवियर एरिड, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको नोट बना के लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। मॉडरेट एरिड में एरिडिटी इंडेक्स का रेंज क्या है, ये रेंज पूछे जाते हैं आपसे, क्लियर है। देखिए चलो मैं बता ही देता हूँ, इनमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, देखो इवेपो ट्रांसपिरेशन का जो मेजरमेंट है उसमें ये 4 नाम ध्यान में रखिएगा। लेसीमीटर, ये फील्ड मेथड है, ये फील्ड मेथड है, ठीक है। लेसीमीटर क्या होती है, ये एक डिवाइस होती है, जैसे इवेपोरीमीटर देखा आपने, पेन है ना, इस तरह का लेसीमीटर एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है जो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है, मतलब क्रॉप टाइप के ऊपर, क्रॉप का रूट जोन कैसा है, कितना बड़ा रूट जोन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये लेसीमीटर, समझ गए। तो ये एक तरह का डिवाइस होता है, ओके, और इसको जमीन के अंदर इंस्टॉल करके हम फिर मेजरमेंट लेते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन का। ओके, इरिगेशन इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे। फील्ड मेथड, ये भी देखिए फील्ड प्लॉट है, तो ये भी एक तरह का फील्ड मेथड हो गया, फील्ड मेथड, FIELD, ये भी एक तरह का फील्ड मेथड हो गया। पेनमैन इक्वेशन आपने अभी भी देखा, ये एक तरह का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच, है ना, एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर। ब्लाने ग्रिडल इक्वेशन, ये कंप्लीटली इंपेरिकल इक्वेशन है, इंपेरिकल इक्वेशन है ना, और इसका भी यूज इरिगेशन इंजीनियरिंग में कंजम्पटिव यूज को निकालने में काफी ज्यादा होता है, ठीक है, इरिगेशन इंजीनियर इसका यूज ज्यादा करते हैं कंजम्पटिव यूज को निकालने में। ये इक्वेशन बड़ा सिंपल होता है। अब इक्वेशन क्या होता है, कैसा होता है, ये तो आप इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे ही, बस यहाँ पर आया था टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, तो नाम याद रखिएगा। और तो आपने देखा ही देखा, और क्या देखा है, और देखा आपने, और एक मेथड थ्रॉन्ट वेट मेथड, आपने एक मेथड को देखा जिसमें हम एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं बात करता हूँ ट्रांसपिरेशन के ऊपर। ट्रांसपीरेशन, इसका जो मेजरमेंट करने का मेथड है ना, है ओके, एक डिवाइस है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फाइटोमीटर। फाइटोमीटर, फाइटोमीटर एक तरह का डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं टू मेजर ट्रांसपिरेशन। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि फाइटोमीटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो टू मेजर ट्रांसपिरेशन, फाइटोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मीन्स विच इज यूज ओके टू मेजर ट्रांसपिरेशन, समझ गए ये चीज। अब देखिए मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी बताया था, इक्वल पॉइंट्स ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन, लाइन ए इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग इक्वल पॉइंट्स ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन, मतलब ईटी का वैल्यू, इवेपोट्रांसपिरेशन का वैल्यू, मान लो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेप्थ ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इस लाइन को कहा जाता है आइसोप्लेथ। इस लाइन को क्या कहा जाता है, आइसोप्लेथ। देखिए आप लोगों के चक्कर में हमारी गला भी खराब हो रही है, इतना स्पीड में बोलना पड़ता है ना, क्योंकि क्रैश है, क्रैश करके खत्म करनी है चीजों को, है ना। इसको क्या कहा जाता है, आइसोप्लेथ। और एक कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया याद रखिएगा, इवेपोरेशन दिन रात कभी भी होती है, ट्रांसपिरेशन केवल दिन में होती है, मतलब डे लाइट सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि शाम में उसका स्टोमाटा बंद हो जाता है, समझ गए। और इवेपोट्रांसपिरेशन दिन रात कभी भी हो सकती है फिर,
क्लियर है? तो ये सारे कंसेप्ट के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अब हम आगे आगे आने वाले क्लासेस में हम ये देखेंगे आपका ये सारा जो बेसिक, ये सब देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भरपूर पूछे जाएंगे। ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जितना भी पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। इन्फिल्ट्रेशन से देखो, ये मेथड वगैरह नाम तो याद रखना, इक्विपमेंट वगैरह नाम तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट कैसे करते हैं? ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रो, HYGROMETER, हाइग्रोमीटर, ये नाम याद रखिएगा। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सॉइल में आपने पढ़ा होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको मेजर कैसे करते हैं? पिक्नोमीटर, ठीक है। और एक चीज नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोमीटर, वो सॉइल सस्पेंशन का डेंसिटी निकालने में काम आता है। सॉइल सस्पेंशन का डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो सॉइल सस्पेंशन डेंसिटी लिख देता हूं, उसको निकालने में काम आती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। क्लियर है? ये सब ध्यान रहेगा, ठीक है। ये सब नाम, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट वगैरह जहां पर भी, जितना जो भी आप जहां पर भी क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट वगैरह का नाम अगर आता है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, छोटे बड़े एग्जाम में। ओके, नो डाउट इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। SSC JEE तक में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखोगे, ठीक है। मान लीजिए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन स्टेटमेंट बना के दे दिया, उसमें एक स्टेटमेंट इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पर है, क्या करोगे फिर? है ना, जानोगे तब ना सॉल्व कर पाएंगे आप। तो चलो अब देखो, अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा उसमें हम देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, ठीक है। वो ज्यादा नहीं है, हम देखेंगे बस वही देखेंगे, इन्फिल्ट्रेशन लॉस होता क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन क्या है, ये देखेंगे। और एक उसका मेथड, मतलब कैलकुलेशन करने का टेक्निक बस देखेंगे, और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, प्रॉपर्टीज है जो इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अब हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब हम सारा तरह का लॉसेस को हमने कवर अप कर लिया। अब हमको लॉसेस वाला हमारा हो जाएगा खत्म, है ना। तो इन्फिल्ट्रेशन लॉस 20-25 मिनट में हम डिस्कस कर देंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, जिसको हम कहेंगे क्या, हाइड्रोग्राफ्स को कवर करने के बाद ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी को कवर करने के बाद एक लास्ट क्लास में और लूंगा, जिसमें मैं और जो बचे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से आ सकते हैं कॉन्सेप्ट, है ना, जैसे करंट मीटर्स क्या है, इनके बारे में, मतलब स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट वाला एक चैप्टर होता है, उसमें करंट मीटर वगैरह कुछ होता है। तो करंट मीटर पर बेस्ड क्वेश्चन, उसके इक्वेशन पर बेस्ड बना के आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो उन सब चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे फिर, है ना। छोटे बड़े क्वेश्चन वगैरह हम, मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर लेंगे, जिसमें से कि आपका सारा क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारा अप्रोच। अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आप बोलेंगे तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आप रिकमेंड करिएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट करिए, उनको बताइए, ठीक है। अगर अच्छी लगी है देन थैंक यू, एंड रिवाइज द थिंग्स व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू। ओके, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगी। गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर डियर।